अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आपको कहते हैं वेलकम राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपकी कॉल आ रही है कोई? अरे बेगम की कॉल है। आपकी बेगम की कॉल है। लिखा हुआ है वाइफ कॉलिंग। ये घबराहट होती है जब बेगम की कॉल आती है। अच्छा, ये होता है, ये आप नेचुरल डरते है। हैं? मैंने अभी फिलहाल कॉल काट दिया, मैसेज कर दे कि मैं लाइव मैं हूं। वही कहती हूँ, आपने कॉल काटने की हिम्मत आपके अंदर कैसे है? साथ ही मैंने लिखा है फॉरन आई एम सो सॉरी, आई एम फॉरन लाइव। टेक्स्ट आपने कर दिया कि you're sorry, आप लाइव हैं, इस वजह से आप कॉल नहीं पिक कर सकते। एक्चुअली ये सब जस्टिफाइड। सब शौहर इस बात को समझ रहे होंगे, मुत्तफिक होंगे मेरे से कि पाकिस्तान में स्पेशली नो मैटर व्हाट तमाम शौहर अपनी बीवियों से डरते हैं। बल्कि लेट मी पुट इट इन दिस वे कि पाकिस्तान में 90% शौहर अपनी बीवियों से डरते हैं और बाकी 10% जो नहीं डरते, जो कहते हैं वो नहीं डरते, वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, मतलब डरते सब है और जो कहते हैं कि हम नहीं डरते वो झूठ बोलते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा क्यों है वैसे? क्यों डरते हैं? ये तो मेरा सवाल है। मतलब लड़की बीवियां इतनी भी बुरी नहीं होती हैं, क्यों डरते हैं वैसे? मुझे समझ नहीं आती है बात। हाँ, ये मेरा भी सवाल है। आज मेरा सवाल तो वैसे आपसे तो नहीं कर सकता क्योंकि जाहिर है आप शौहर नहीं हैं। मैरिड ना, सो आप शौहर भी नहीं नो हैं। हस्बैंड नो ओपिनियन। हाँ, लेकिन आई एम हस्बैंड तो आई हैव एन ओपिनियन के, हाँ। बट आई डोंट हैव एन ओपिनियन। आई आस्क हर कि मैं क्यों डरता हूँ उससे। ये लाइन थी बेसिकली, आई डोंट हैव एन ओपिनियन। मतलब शौहरों का कौन सा ओपिनियन होता है? होना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी। बीवी जो कहे वो ठीक होता है। वो कहे सुबह है तो सुबह है, वो कहे शाम है तो शाम है, वो कहे बैठ जो तो बैठ बेगम जो, आपकी खड़ी हो सुन जो रही है, तो खड़े सोच हो समझ जाओ। के बात करें शुएब। गए आप? दैट्स नेचुरल ना, वो जो कहती है वो करते। अच्छा, पता है क्यों सबीन? क्यों? वो ठीक कहती हैं जो कहती हैं। ये बात है अब असल आप में। बच गए, अब आप घर जा सकते थैंक हैं। यू, मैंने फौरन यू टर्न लिया वहां Good, से। good, good, ये बड़ी लेकिन important मसला हो चीज़। सकता था, वरना वो जो कहती हैं ठीक कहती हैं। नहीं, बड़ी मतलब अच्छी बात शौहरों है। के लिए सबसे मुनासिबत बीवियों के अलावा कोई कर नहीं सकता। There you go। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ कि कुछ मर्दों की ना ऐसी पर्सनालिटी होती है कि रोबदार, और वो जिनको देख के शायद वो सबीन वो सबसे ज्यादा घर में डरते हैं। Are you sure? आई एम 100% श्योर। क्योंकि ये उनको जो घर बाहर में- बड़े क्योंकि बनते हैं ना उनको कि घर नहीं में- मैं तो ऐसा तो मैं तो वैसा तो मैं ये मुझ ऐसे, वो घर जाके मुझ भी नीचे होती है और कहते हैं जी क्या करना है बताएं जी। That's good. I like it. बट व्हाई इज दिस, आई मीन व्हाई इज दिस सो? क्योंकि बस अच्छी बात है। देखें, हमें पता है कि मतलब जो मर्द होते हैं, जो खवातीन को पता होता है कि जो मर्द होते हैं उनको आपको कंट्रोल रखना होता है। अदरवाइज उनका Why? फेवरेट टॉपिक क्या होता है ना हम हर रोबोट हैं? जगह, वो यही होता है दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी। अरे करने दो ना, बात ही तो करते हैं, असल में थोड़ी कर लेते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ बात करने के लिए भी हिम्मत, वो ये बात बेगम के सामने करें ना, जिनके सामने करनी कर चाहिए। लेते हैं तभी तो डरते हैं। बेगम के सामने नहीं करते बातें करते हैं किसी और महफिल में जाके, और वो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो है और ना। गाय कहते हैं बस तुम ही थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी सदाबहार। अच्छा, मर्दों का ना एक ज्यादा हो जाएगा। नहीं प्लीज। वरना ये होता है कि जिंदगी ना, या उनका दिन ना शुरू होता है शादी से लेके, उसके बाद वो दूसरी तीसरी चौथी शादी पे खत्म पहुंच होता जाता है, खत्म हो क्योंकि रहा होता है। शादी पे मर्दों की Because जिंदगी खत्म शादी होती है ना, से उनकी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी होता है, शुरू- खत्मशुदा होता है। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। आप हमें बताइए जी, आप हमें बताएं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। प्लीज जितने भी मर्द हजरात इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप करें, हमें बताएं क्या आप अपनी बेगम से डरते हैं या नहीं डरते? मैं एक सवाल और रखूं? अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं? और खवातीन ठीक है मैं डरते खवातीन से पूछूंगा, मैं पूछूंगा। पूछें। मुझे आप जरा बताएं कि आपके शौहर आपसे क्यों डरते हैं? आई मीन व्हाई? क्यों? आप तो कुछ करती भी नहीं है ना? आई एम श्योर आप कुछ नहीं करती होंगी, वो खुद डरते होंगे। अच्छा बात सुनो, वो शौहर भी ये कहते हैं कुछ नहीं करती। वैसे ही रोब होता है। लेकिन good, डरते good. हैं। एनीवेज जी, ये हमारा आज का टॉपिक था। आप हमने व्हाट्सएप जरूर कीजिए, बताएं अपनी राय का इजहार कीजिए, खुल के इजहार करें, क्योंकि हमने आपको मैसेज बेगमों तक नहीं पहुंचाना। सो आप हमें बताएं कि आप क्यों डरते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छे से ऐसे घूमे ये, मैंने और तो शादी बात की। आई एम लकी एनफ जी, मेरी बेगम तो मुझे हर चीज जो बताती है बिल्कुल ठीक बताती है, मुझे गाइड करती है। शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ मेंटोर। उससे बेहतर दोस्त कोई नहीं है, उससे बेहतर गाइडेंस कोई नहीं है मेरे पास। तो दैट्स व्हाई मैं या अल्लाह, डरता नहीं हूं मैं इस एक्चुअली। मुबारक महीने में इनकी बख्शिश कर। आमीन। ब्रेक ले लें इससे पहले कि ब्रेक हो जाऊं मैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते रहिए हमारे साथ। Stay with us. ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन ख्वाब की हकीकत
कोई कोई हासिल करता है। अब ज़रा ख्वाब से लेके हकीकत तक का जो सफ़र है, इसमें जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेप्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो स्टेप एक नहीं है, वो कई स्टेप्स हैं जो आपने लेने होते हैं, वो जीना आपने चढ़ना होता है। आज इस मौजूद पर हमें गुफ्तगू भी करनी है और ये सेगमेंट है हसनैन का रमज़ान। हमें हसनैन ने ज्वाइन कर लिया है, हम सब इनसे वाकिफ़ हैं, आप सब इनको जानते हैं। हसनैन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट टू हैव यू। हसनैन, सक्सेस को अगर हम डिफ़ाइन करें या यूँ कर लेते हैं कि किसी भी ख्वाब को जब हमने हासिल करना होता है, उसको हकीकत का रूप देना होता है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? आई मीन इट कुड बी हार्ड वर्क, इट कुड बी बिलीफ, इट कुड बी पेशेंस, इट कुड बी डिसिप्लिन। व्हाट डू यू थिंक, क्या है स्टेप्स? इसके पीछे आई वुड से देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कम इनटू सक्सेस, और फिर उसके साथ साथ हार जीत और इन सारे डिफरेंट प्रोसेसेस से ठीक है। आगे बढ़ना। सबसे पहले तो इसके अंदर बात आती है हमारा जो कि है सब्र। जितना ज़्यादा आप सब्र कर पाएंगे अपनी जर्नी के अंदर, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो आपकी जर्नी बहुत शॉर्ट होगी और यकीनन आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है कंसिस्टेंसी की, यानी लगातार अपनी राह की तरफ चलने एंड गोइंग फॉर योर पाथ, उसकी तरफ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टूवर्ड्स दैट। ज़्यादातर लोग एक दिन काम करते हैं तो फिर 5-6 दिन वो रिलैक्स करने पे लग जाते हैं। हाँ, कर लिया काम। बट हमें क्या करना है इंस्टेड कि हम लोग एक ही दिन के अंदर बहुत ज़्यादा काम करें, सारा दिन हम लोग काम करें। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम इस सारे के सारे काम को उस वीक के अंदर डिवाइड कर दें। थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा करें, कम करें, दैट्स अप टू अस, बट हमें कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। इसके साथ हमारे अंदर एक कैपेसिटी बनेगी, एक रिजिलियंस बनेगी जो कि हमें सक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और फिर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप सबसे, आपकी सक्सेस के लिए क्या डेफिनेशन है? सक्सेस है क्या? फॉर मी सक्सेस इज समथिंग दैट इज़ हियर। इफ़ यू फील योरसेल्फ कि आप अपने पिछले दिन से बेहतर हैं, आपने पहले से कुछ और बेहतर अचीव किए, सो आपके लिए वो सक्सेस है। फॉर मी इट इज़ लाइक दिस कि आपका आज आप एक गुजरे हुए कल से बेहतर हो, दैट इज सक्सेस फॉर मी। एग्जैक्टली। और मेरे लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कि सेटिस्फैक्शन। मैं सेटिस्फाइड हूँ अगर एक चीज़ से, तो आई फील लाइक कि मैं ठीक है। क्योंकि एक सक्सेस को मैं इतना ऊपर तक नहीं मेजर कर रही होती, कि मेरे लिए जो सबसे एक्सट्रीम चीज़ है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। वरना बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के बाद भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट हैप्पी, स्पेशली अंदर से खुश होना जिसे कहते हैं, तो मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर एक हमारे पास कॉमन एक ग्राउंड आता है जो कि है हमारे पास कॉन्टेंटफुलनेस, या जिसे हम खुशी भी कह सकते हैं सिंपल आसान अल्फाज में। कॉन्टेंटफुलनेस या खुशी, ये हम सब फील करते हैं यकीनन, बट सक्सेस बिल्कुल कनेक्टेड है खुशी के साथ। आपके लिए टू बी डिफरेंट या बेहतर होना अपने कल से, तो वो आपके लिए खुशी का मकाम है। आपके लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन इट्स अ फॉर्म ऑफ खुशी का एक मकाम है यकीनन। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन ग्राउंड यही आता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं खुशी के पीछे भागते हैं। और अपनी जर्नी के अंदर अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं, अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं काम करने को, तो मुझे तो यकीन नहीं लगता वी कैन कॉल दैट सक्सेस। सक्सेस एक ऐसी जर्नी है जो कि आपने यकीनन टाइम लेगी। सक्सेस हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट क्राइटेरियाज में आता है। दैट कैन बी हार्ड वर्क, कितनी ज़्यादा मेहनत आप करते हैं। फिर वो डिपेंड करता है दैट हाउ डू यू मैनेज इट, हाउ इज़ योर टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरह अपने टाइम को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसी के साथ साथ पेशेंस, रिजिलियंस, और इसी के साथ साथ डिसिप्लिन। सिंपल अल्फाज में डिसिप्लिन एक सबसे मेन कंपोनेंट हमारे पास आता है। ये सारी चीज़ें हमारी सक्सेस को एक एविडेंट या हमारे सक्सेस को एक ट्रू बनाती हैं। सक्सेस इज ऑलवेज देयर, बट इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक ऑफ सक्सेस। हमारे पास हमेशा जर्नी के अंदर स्टेप्स होते हैं, छोटे से छोटा स्टेप, बड़े से बड़ा स्टेप, ये सारे सक्सेस है हमारे लिए, बट इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। जिस तरह आपके लिए टू बी बेटर देन योर यस्टरडे, दैट इज़ अ बिग फॉर्म ऑफ सक्सेस। अब किसी आम इंसान के लिए, आम इंसान नहीं, नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, पीपल आर डिफरेंट, दे हैव गोल्स, बट कुछ लोगों के लिए एक मटीरियलिस्टिक गोल होगा, जिस तरह एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला, बट ऑल ऑफ दीज कम टू द सेम पॉइंट। इट्स नॉट गोना बी ईजी ऑफ कोर्स, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, बट इट्स अबाउट हाउ यू अप्रोच दैट जर्नी। क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू बी काम,
देयर विल बी मैनी डिफरेंट स्टेप्स इन लाइफ कि आपको फील होगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, क्या इसका कोई फ़ायदा है मुझे फ्यूचर के अंदर। बट फिर वही बात आती है दैट एवरीथिंग, एवरी स्किल, एवरी सिंगल टॉपिक दैट वी लर्न अबाउट, इट कैन हेल्प यू इन योर फ्यूचर। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की, बिल्कुल। स्किल्स नेवर हर्ट, इट्स ऑलवेज अ बेनिफिट। तो सक्सेस की राह, इट्स अ वेरी टफ वन बट एंड इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वन, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज इट, हाउ यू आर एबल टू बी अटेंडिंग इट विद डिसिप्लिन, किस तरह आप डिसिप्लिन रखते हैं और किस तरह आप हार्डवर्क करते हैं। और फिर हार्डवर्क के बाद जब हम डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, हार्डवर्क को एक साथ करते हैं तो स्मार्ट वर्क बनता है, जिससे हमारी जर्नी आसान बन जाती तो हम जरा डिसिप्लिन की अब बात करते हैं। है। जी बिल्कुल। किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हम डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन की? देखिए छोटी सी छोटी चीज़ मायने रखती है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा स्केड्यूल नहीं होता। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब बंदा, स्केड्यूल नहीं होता। ज़्यादातर का नहीं होता हमारा। कुछ का होता, चले जॉब का हो गया, स्कूल का, ट्यूशन का, जॉब, बट स्कूल्स, दैट इज डिफरेंट। हाँ। बट सैटरडे संडे आप देखिए देयर इज नो Relaxing होता है ना, आराम से लेट उठना। आराम से लेट उठना। बट एज दिस पर्सन हु डज नॉट हैव अ स्केड्यूल करंटली, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू नॉर्मल स्कूल, मुझे वो सेम 6 बजे उठकर, बट आई हैव स्टिल बिल्ट माई सेल्फ अ टाइम मैनेजमेंट टाइप ऑफ रूटीन, जिसके अंदर मैं अपने टाइम को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखें, व्हेन यू वेक अप, पहली चीज़ क्या हम करते हैं? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? आंखें खोलते हैं। आंखें खोलते हैं ऑफ कोर्स, बट इट इज बिस्तर से निकलना। बिस्तर से हम निकलना, बिस्तर से निकल obviously, जाते हाँ। हैं। तो देयर इज द स्टार्ट ऑफ योर डे। और हम क्या करते हैं, फिर वो बिस्तर वहीं पर पड़ा रहता है सारा दिन, और रात के वक्त हम उसी बिस्तर में उसी तरह खराब सो जाते हैं। हाँ। तो बिस्तर को ठीक करना इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर Yes, to डिसिप्लिन। make your bed. एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़ी अच्छी तरबियत होती है उन बच्चों की। माँ बाप बड़ी अच्छी तरबियत करते हैं जो कि बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपने सुबह उठकर स्कूल जाने से सबसे पहला काम जो आपका होगा वो ये है कि आप अपना बेड बनाना है, अपना बेड सेट करना है। Yes. क्योंकि यही तो चीज़ है जिससे आप सीखते जी हैं बिल्कुल, कि एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एवरी सिंगल डे आई डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ अ वेरी फन थिंग टू डू एंड आई रियली लाइक इट। आई एम अ बिग एंथुजियास्ट फॉर इट। तो अब इवन दो मेरे पास एक करेक्ट स्केड्यूल नहीं है कि जिसके ऊपर मैं बस टाइम टू टाइम चलूँ, बट आई हैव सेट अ क्राइटेरिया इन माई माइंड कि इस टाइम से इस टाइम तक आई कैन डू दिस, उस टाइम से उस टाइम तक। और थोड़ा flexible भी रखा हुआ है, लेकिन discipline फ्लेक्सिबल भी है। रखा है, एग्जैक्टली। हमारे लोग क्यों डिसिप्लिन नहीं रह सकते? क्योंकि वो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दे आर टू स्ट्रिक्ट। कि अगर उसने वो काम जो कि उस स्पेसिफिक टाइम पे करना था, अगर नहीं किया तो कहते हैं करना ही नहीं है अब। जी बिल्कुल, जी एग्जैक्टली। अगर हम इस्लाम को भी देखें, इस्लाम इवन गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, इट गिव्स यू टाइम, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों हमारे पास नमाज के अंदर ये नहीं है कि जिस तरह अजान हुई आपने डायरेक्ट करना है? वी हैव अ टाइम लिमिट फॉर इट, हाउ मच टाइम वी कैन डू इट until it's कज़ा। Flexibility तो है। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी होती है। हमारे लोग दे आर टू हार्श ऑन देमसेल्व्स, वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर अपने आप को कहते हैं कि ये पत्थर की लकीर है, इससे हम लोगों ने लेफ्ट डाइवर्ट नहीं करना, राइट नहीं जाना, बस हम लोगों ने इसी को फॉलो करना है। दैट्स नॉट हाउ इट गोज़। डिसिप्लिन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप के लिए क्राइटेरिया रखें, टाइम स्लॉट्स रखें, और उस स्लॉट के अंदर फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम के मुताबिक, अपने दिन के मुताबिक यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। जिस तरह आज मैंने यहाँ पर आना था, आई वॉज गोइंग टू जॉइन यू गाइज, तो आई हैड अ डिफरेंट स्केड्यूल। कल मेरी क्लासेस थी, आई अटेंडेड माई नॉर्मल क्लासेस, तो एक डिफरेंट स्केड्यूल था। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि मेरा स्केड्यूल मैंने सारा का सारा रेनोवेट किया, नो, बट आई हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं अपनी चीज़ों को I can change around, I can mess around and find myself some And that time. too very smartly. Yeah, exactly. Hard work important है हसनैन या smart work? Hard work is important in initial stages, क्योंकि अगर जितने भी आप smart हो, if you are not able to show yourself and show your true knowledge, मैं यहाँ पर एक example दूंगा, even if you are the smartest of teacher, अगर आपको सही तरीके से explain करना नहीं आता, you are nothing. अगर आप एक बड़े philosopher हो और आपको अपनी बातें share करना नहीं आता, you are nothing. Same goes for any kind of work task. शुरू के अंदर it's all about hard work. You have to do hard work and it's everything. But क्योंकि you have nothing else to do. You're supposed to do work and work and work and that's it. आपकी एक टास्क होता है ज़िंदगी के अंदर कि आपने काम करना है, हार्ड वर्क करना है। फिर उसके साथ वक्त गुजरता है, हमारे पास मुख्तलिफ काम आते हैं। जिस तरह मैं करंटली बिजी हूँ, इस तरह बहुत सारे और लोग होंगे, आप भी यकीनन। यू गाइज आर नॉट इन द स्टेज ऑफ हार्ड वर्क। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है।
आप लोगों ने अपनी चीज़ों को एफिशिएंटली, अपने काम को एफिशिएंटली, अपने टास्क को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज रखना है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग जो कि फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है जो कि आपके लिए यकीनन इट कैन टेक यू फॉर एग्जांपल 20 मिनट्स, तो व्हाई वेस्ट 30 मिनट्स? That's very true. And sometimes Exactly. if it's not required, why Why to should we even have a attend? meeting? Yes. Yeah, exactly. स्मार्ट वर्क इज हाँ. आल्सो इम्पोर्टेंट Yeah, but Smart if work तो ज़्यादा important हो गया. smart work on this stage of life is very important, but if you are on a low stage, तो फिर तो hard work हाँ, तो important हार्ड है. वर्क फिर किया hard तो work. स्मार्ट वर्क का हाँ, कोई ऑप्शन अगर- नहीं बचता। एग्जैक्टली अगर आपका एक फॉर एग्जांपल टीवी शो है एंड यू आर अटेंडिंग एंड यू आर अ गेस्ट देयर, या अगर आप एक मीटिंग जा रहे हैं, एक बड़े सीईओज आए हैं, तो अगर आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है तो आप 40 इस्तेमाल करें, कन्विंस देम मोर, शो योर टैलेंट्स मोर। जहाँ पे आपको लगे कि वो टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है, जरूर इन्वेस्ट करें, और जहाँ पे लगता है टाइम बचाना जरूरी है, वहाँ जरूर बचाएं. डू जी. नॉट वेस्ट इट एंड इन्वेस्ट वेयर इट इज रिक्वायर्ड. एग्जैक्टली आप अपने टाइम को इस तरह यूज़ करें कि जहाँ पर यू बिलीव दैट यू कैन गिव, यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ आवर व्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स यू गाइस, यहाँ पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, आई वांट टू एक्सप्लेन ऑल दैट आई वांट टू से। अगर यही बातें मैं किसी आम इंसान के सामने करता हु हैज़ नो इंटरेस्ट, तो आई वुडंट गिव हिम एज मच टाइम, क्योंकि आई नो एंड आई अंडरस्टैंड व्हेन अ पर्सन इज आपको पता है कब कहाँ कितना बोलना है, कितना बोलना है और कब कहाँ बोलना है. जी बिल्कुल, ये एग्जैक्टली बड़ी दैट इज ज़रूरी द बात मेन है. पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट इन योर डिसिप्लिन। Absolutely, Aslan. Thank you very much for joining us today. Exactly. Nice having you. नाज़रीन, हमें बढ़ना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन इस मैसेज के साथ कि अपने टाइम को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, और जहाँ पर आपको लगता है कि वक्त ज़ाया हो रहा है, कोशिश करें कि अपना वक्त वहाँ से बचाएं. एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद. और अब बात करते हैं, जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे हम देखते हैं ईद की तैयारियां, ज़ाहिर है उसमें हम देख भी रहे होते हैं कि ईद की तैयारी मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की जा रही होती है. ऐसे में अपनी तैयारी इसकी अगर हम बात करें, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हो, सैलून्स की तरफ रश भी लग जाता है. अब आजकल तो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखें हम तो एस्थेटिक फिजिशियन से क्लिनिक्स में बड़ा रश लग जाता है. एट द सेम टाइम वो क्लिनिक्स जहाँ पर हाइड्रा फेशियल्स हो रहे होते हैं या डिफरेंट और फेशियल्स हो रहे होते हैं, वहाँ पर रश बहुत लग सारे जाता है. कार्बन फेशियल्स होते हैं और बहुत सारे अब ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिनकी तरफ लोग जा रहे होते हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है. मैं इसको डिस्करेज नहीं करती. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर करवाएं. उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि नेचुरली आपकी स्किन बड़ी मुश्किल से हील होती है, क्योंकि आपका नेचुरल इन्वायरमेंट रहा ही नहीं है. इतनी जहाँ पर पोल्यूशन है, स्पेशली जितने हम लोग मेकअप लगाते हैं, तो उसके बाद आपको एक सेशन चाहिए होता है हर मंथ का, जिसमें वो सारी ऊपर की डेड स्किन जो है उसको उतारना इंपॉर्टेंट है, और आपको डीप हाइड्रेशन चाहिए होती है. सो आई डोंट डिस्करेज दिस, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है कि उस ग्लो के लिए, उस हाइड्रेशन के लिए आपको क्लिनिक्स जाना पड़े या आपको सैलून्स जाना पड़े. ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, और ये आज हम आपको बताएंगे. तो घर बैठे कैसे आपने अपना ख्याल रखना है, ईद से पहले कैसे आपने अपनी ग्लोइंग स्किन वापस लेकर आनी है, इस पर बात करेंगे. हमें ज्वाइन किया है न्यूट्रिशनिस्ट है हिना अनीस साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा, आप कुछ खास करती हैं अपने स्किन के लिए, किसी इवेंट से पहले, ईद से पहले क्या करती हैं? अच्छा, सबसे पहली बात है कि मेरे लिए, मैं अपनी स्किन के लिए किसी इवेंट का इंतज़ार कभी भी नहीं करती. Okay. और ये बात मैं अपने हर देखने और सुनने वाले को हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आपको अपनी स्किन का, अपनी पूरी बॉडी, यानी स्किन हमारी पूरी बॉडी पर होती है, ठीक है ना, उसका एवरी वीकेंड पे ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना. जिस तरह अभी आपने कहा कि क्योंकि हम डेली बेसिस पर मेकअप करते हैं और हमारा इन्वायरमेंट अब इस काबिल रहा नहीं है कि हम किसी भी इवेंट से पहले उसको साफ़ करें, क्योंकि डेली बेसिस पे इतना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, हम मेकअप करते हैं, इतनी डर्ट है, हमारी डाइट के ज़रिए या बहुत सी चीज़ों के स्ट्रेस की वजह से एक्नी आती है, ब्रेकआउट निकलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें एक्नी ब्रेकआउट निकल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से एवरी वीकेंड पे मैं एक्सफोलिएशन और डीप क्लेंजिंग रेकमेंड करती हूँ. Okay. ठीक है, अगर आप सैलून नहीं जा सकते, आप क्लिनिक नहीं आ सकते, आप कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो घर पर मैं बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि आप वो कर सकते हैं. Okay. जिसमें सबसे पहला जो मेरा आता है वो आता है योगर्ट.
मैं अभी एक रेमेडी तो बताऊंगी Okay. जो कि आप इंस्टेंट कर सकते हैं ईद आने से पहले, लेकिन मैं एक जनरल आपको देती हूँ, जनरल क्लेंजर एक बताती हूँ, जिसमें सबसे पहला क्लेंजर आता है योगर्ट। योगर्ट में नेचुरल लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, ठीक है ना। योगर्ट के अंदर आप 1 टीस्पून अगर चीनी डाल दें और थोड़ा सा लेमन डाल दें, तो योगर्ट आप अपने चेहरे को पहले धोएं और उसके बाद योगर्ट लगा के आप उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें और चेहरे को, गर्दन को, हाथों को, पैरों को लगा के साफ़ करें ना एवरी वीकेंड, तो आपका चेहरा वैसे ही सन टैनिंग भी इस पे से साफ़ हो जाएगी और कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह हुई होगी तो वो वैसे ही क्लीन हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप ओट्स का आटा जो होता है उसके ज़रिए आप अपनी स्किन को डीप क्लीन कर सकते हैं। जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी और पिगमेंटेशन होती है वो एलोवेरा जेल के ज़रिए भी अपनी स्किन को एवरी डे क्लीन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वीकली आपने अपनी स्किन को क्लीन करनी है। इसके साथ साथ एक अच्छा जो आपकी स्किन को सूट करे वो आपके पास फेस वॉश होना चाहिए, एक अच्छा नाइटली सीरम आपके पास होना चाहिए, एक अच्छा केमिकल एक्सफोलिएटर होना चाहिए जो कि वीगन हो और जो कि नेचुरल हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सिंथेटिक मटेरियल ना हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं हमेशा वो चीज़ें रेकमेंड करती हूँ कि जो कि आप ऑर्गेनिक हो, क्योंकि वो चीज़ें मैं रेकमेंड नहीं करती कि जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हो, क्योंकि आपकी स्किन के ज़रिए वो केमिकल आपके लिवर तक पहुंचते हैं और आपको नुकसान देते हैं, क्योंकि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कभी भी वो चीज़ें रेकमेंड नहीं करती जो आपके लिवर तक जाके आपके बॉडी में टॉक्सिन पैदा करे, ठीक है। तो हर वो नेचुरल चीज़ जो कि आपके लिवर तक जाएगी, आपको नुकसान पहुँचाएगी, वो नेचुरल चीज़ मैं आपको कहूँगी लगाने का। तो दही नेचुरल है, ओट्स का आटा नेचुरल है, इस तरह आपका मूंग की दाल का आटा नेचुरल है, ये तमाम चीज़ें नेचुरल हैं, शहद नेचुरल है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको नुकसान नहीं देंगी और ये नेचुरल क्लेंजर हैं। लेमन नेचुरल है, इस तरह लेमन, शहद, दालचीनी, इसका जो मिक्सचर है ये बहुत अच्छा क्लेंजर है। ये एक्नी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, हर स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो मेरी बात को इनकार ज़रूर करेंगे, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि स्किन टू स्किन वेरी करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्नी वाली स्किन के लिए हनी, सिनेमन और लेमन, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके लगाएंगे तो ये एक्नी वाली स्किन के लिए अच्छा है। तो हर स्किन के लिए डिफरेंट आपके इंग्रेडिएंट वर्क करते हैं। अच्छा, अब डाइट की भी अगर बात की जाए, ये तो सारी चीज़ें जो कि टॉपिकल आपने आपने अप्लाई कर लिया। अब कुछ ये होता है कि रमज़ान में हमारी डाइट थ्रू आउट ख़राब जा रही होती है, चले 10 दिन की बात करें, इतना फ़र्क तो नहीं कि चले थोड़ा बहुत जो हम कहते हैं कि ईद पे हमारी स्किन ग्लो कर रही हो, तो रमज़ान के आखिरी दिनों में ऐसे कौन से खाने हैं जो कि हम ऐड कर दें सहरो अफ्तार में सो दैट आपकी स्किन पे उसका इम्पैक्ट ना, और क्या डिलीट कर दें? बहुत अच्छी बात। वो तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, वही सारी बात है, हाई इन्फ्लेमेटरी फूड, ठीक है ना। वो तमाम खाने जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं जो आपकी गट लाइनिंग को ख़राब करते हैं, गट माइक्रोबियोन को ख़राब करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड करते हैं, वो आपको ब्रेकआउट भी देंगे। उसके बाद आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें या कार्बन पील करवा लें या केमिकल पील करवा लें, आपकी एक्नी कभी भी ठीक नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो तमाम खानों से, वो तमाम केमिकल वाले चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो आपकी एक्नी भी ठीक हो जाएगी। तो आप अच्छे यानी डिटॉक्स जूसेस, डिटॉक्स फ्रूट्स, ये तमाम सब्जियां, फल, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रूट सैलड्स का इस्तेमाल करें, आप दलिए का इस्तेमाल करें, आप दही का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, आप सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें ताकि आपका वज़न भी कम ईद तक होता जाए, आप पे कपड़े भी अच्छे लगें और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लगे। ज़बरदस्त। तो ये तो गपशप तो हो रही है ना, मेरा ख्याल है चलते हैं उस काउंटर की तरफ भी, ताकि हम तो मैं आपको एक ऐसा मास्क, एक ऐसा पूरा फेशियल बताऊंगी अभी जो घर बैठे आराम से, और किचन में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, आपके किचन में इंग्रेडिएंट बिल्कुल मौजूद हैं और इसके साथ ये इतना इकोनॉमिकल है कि आपको ना एक्सपेंसिव हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या कुछ लिया आपने? मूंग की दाल का आटा। अच्छा, मूंग की दाल में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट मौजूद है। हम सबको थोड़ा सा फेयर, गोरा और खिलता कलर, स्किन टोन बेहतर करने की ख्वाहिश होती है। और ये सिर्फ फेस पर नहीं, ये नेक पे भी जाएगा, ये हैंड पे भी जाएगा,
पैरों पे, आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना हो आप जो भी easily एक्सपोज्ड आपका एरिया है आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मूंग ना। की दाल का आटा, मूंग की दाल का और ये आटा हमने आपने डाला 1 टीस्पून, 2 टीस्पून 2 मैं ले रही हूँ मैं, teaspoons, ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसको आप डिज़ोल्व करेंगे रोज़ वाटर से, ठीक है। आप Okay. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आप पानी से भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ड्राई वैसे है जो रोज वाटर है वो तो सारी स्किन्स के लिए इतना सारी आइडियल skin है। के। बड़ा अच्छा, इसको refreshing। इसको हम वैसे बड़ा फॉर ग्रांटेड हाँ, लेते हैं रोज वाटर को, लेते हैं। सस्ती मिलती है ना इस वजह सस्ता से। मिलता हाँ, हालांकि देखिए जब आप थके हुए हो आप स्प्रे कर लें अपने फेस के ऊपर तो आप उस रोज बहुत वाटर से अच्छा। बड़ा आप फ्रेश फील करते हैं। बहुत Exactly. अच्छा। और ये हमने कितना ऐड किया? ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया, 2 ठीक है ना? tablespoon कि जो मुझे है। मिक्स करना है सिर्फ, ठीक है। Done. अच्छा, इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको मिल्क में भी डिजोल्व कर सकते ठीक हैं। है। ओके, आपने इसको अगर किसी डिजोल्व की है ही ड्राई स्किन तो हाँ, मिल्क में डिसॉल्व milk लेकिन में जिसकी मिक्स कर ऑयली लें। है वो देख ले कि अगर रोज वाटर Rose से water। आपको नहीं फर्क पड़ता, कोई रिएक्शन होता है तो आप पानी का इस्तेमाल कर करें, सकते हैं। अदरवाइज रोज वाटर जो है वो बहुत कर बेस्ट सकते- किस्म कर का सकते हैं। क्या ingredient रोज वाटर का ऑयली स्किन और ड्राई स्किन पे डिफरेंट इम्पैक्ट होता है? जी बिल्कुल होता है। ड्राई स्किन के लिए आपने मिल्क से करना है ठीक और है। ऑयली स्किन के लिए आपने रोज रोज वाटर। वाटर से करना है, ठीक है ना। आप इसमें थोड़ा सा रोज हिप ऑयल डलेगा, ठीक है, ये स्किन को और अच्छा कर देगा। ये 1 टीस्पून थोड़ा सा अच्छा, मैंने ये बड़ा मार्केट में मुख्तलिफ अवेलेबल oil होता था। है? बहुत बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है। ये नेचुरल, इसमें हाइलोनोरिक एसिड है। आप ये जो आप Okay. हाइलोनोरिक एसिड के एक्सपेंसिव सीरम ठीक है। आपको मार्केट में मिलते हैं, ये naturally होता है। नेचुरल। इसकी फ्रेग्रेंस होंगी कितनी हाँ, अच्छी मैंने है। मजे किए। आप सूंघिए, आप मैंने सूंघी, स्मेल बहुत प्यारी करें, थी। स्मेल करें। आपको इसको एक स्क्रब की तरह लगा लेना है और इसका मसाज करना है अपने एक्सपोज एरिया पे, ठीक ठीक है। है। मसाज करके आपने इसको छोड़ देना है, राइट। ये देखिए जी, ऐसे। मैं हाथों पे कर रही है। और ये आप बिलीव करें कि ये इतना ज़्यादा इसका ना इफ़ेक्ट आएगा, आप इसको मसाज करके छोड़ देंगी 15 है, मिनट्स के लिए। ओके। और ये बहुत ना माइल्ड है कि ये आपके ना स्किन पे कोई रैशेस नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपके स्किन को ना रेड कर देगा। अच्छा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेंगी, बिल्कुल करती। इरिटेट नहीं Natural है करेंगी, ना? नेचुरल है, ठीक है ना। अब आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा, अगर आपको लेमन से कोई एलर्जी नहीं है तो थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें ठीक ऐड है। कर देंगी। 15 मिनट्स के लिए आप इसको छोड़ देंगी। 15 मिनट्स के बाद आप अपनी स्किन को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगी, साफ कर लेंगी। मेरे पास, मैंने बड़ी जज्बात में आके इसको लगा तो लिया है। आपके पास tissue, लेकिन टिश्यू हमने पेपर मंगवाया नहीं है टिश्यू, अभी टिश्यू टिश्यू पहुंच रहा है। पेपर आ रहा है। टिश्यू पेपर से आप इसको साफ कर लेंगी। साफ करने के बाद आप इसको, ये क्या है? कैस्टर ऑयल, मैं वही देख रही थी, ये क्या है? कैस्टर ऑयल है। जब आप इसको साफ कर लेंगे तो आपके यहाँ स्किन हल्की सी गीली होगी। जब ये आपका स्किन हल्की सी वेट होगी, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के आपने स्किन पे लगाने हैं। डैम्प स्किन पे हल्के हल्के टैप करने, सही। टैप करके उसका मसाज करेंगी। आप बिलीव नहीं करेंगी कि आपके स्किन पे ऐसा शाइन आएगी, क्योंकि कैस्टर ऑयल में नेचुरल विटामिन ई होता है और कैस्टर ऑयल आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट करता है Okay. कि आपकी स्किन के सारे रिंकल्स फिल हो जाएंगे। तो ये होगा नेचुरली ग्लो और नेचुरली लिफ्ट, आपका ठीक है। फेशियल हो जाएगा। वो फेशियल आपका हो जाएगा। और अच्छा, 15 मिनट्स तक आपने कहा कि 15 मिनट्स मिनट्स इसको तक रख देना लगाए है, रखें। लग ये ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अपने इसको मसाज भी करना है या जस्ट बस लगा लेना है? मसाज करना है। अच्छा, आपने इसको मसाज literally करना है मसाज 15 करना है। मिनट्स तक, और 15 मिनट्स के बाद जो है वो आप इसका रिजल्ट देख रहे होंगे। रिजल्ट देखेंगे आप अभी इसको अच्छा, अभी देखेंगे देखें कि वैसे शुएब। सो ऐसे भी कुछ कह रही थी? ओह, देखिए आप वाओ, अगर कितना फर्क इसको है और आपको कितनी- पूरा पैच Yes. पे आपको आप इसको फर्क- टच करके आप अच्छा, इसको yeah, देखेंगे I स्किन also want to कितनी। try. यस, यू ट्राई इट। जरूरत तो नहीं है। नहीं, बस फिर आप भी दोनों आपके के लिए हाथ थी वैसे इतने अच्छे थोड़ा हैं। बहुत। अब मुझे ना वो एक होता है ना कि किसी ने किया तो मैं भी ये try जो करूं। इसका मुझे एजेंट बड़ा है, अच्छा मूंग लगा। की दाल के आटे में जो एजेंट होता है वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है। इसमें। और रोज हिप की मैं आपको क्वालिटी बताऊं कि अगर आप वैसे ही रोज हिप ऑयल को रोज रात को डेली, रोज रात को 2-3 ड्रॉप ही जहां जहां आपकी डार्क सर्कल, आपके Okay. आईज पे डार्क सर्कल्स आप हैं और जहां जहां आपकी रिंकल्स हैं या आपकी एल्बोज जहाँ डार्क नकल्स हैं, आपके Knuckles हैं। फिंगर्स पे डार्क नकल्स हैं, वहां आप लगा के वैसे ही रोज रात को आप छोड़ दें तो आप ये देखें कि आपको आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेचुरली आपकी जो naturally स्किन है वो हीलिंग की तरफ healing जाती करेगी। है। रोज मैं तो हिप आप ऑयल- दोनों बातें करें, मैं स्किन केयर कर लूं। प्लीज आप करें स्किन केयर। अच्छा वैसे है ना, तो व्हाट्स द रोज गुड हिप- टाइम फॉर दैट? इट्स अर्ली मॉर्निंग टाइम, नाइट टाइम इज द राइट टाइम। नाइट टाइम इज द राइट टाइम क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, तो नाइट टाइम इज द राइट टाइम। और दिन में आपने एक काम ज़रूर करना है
कि दिन में आपने सन ब्लॉक लगाने की आदत ज़रूर डालनी है। ये तो बड़ा मैंडेटरी ये है, तो हम बहुत रोजाना की ज़रूरी बुनियाद पे है बात भी कर कि रहे होते आपने हैं। सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। तो क्योंकि ये आपने रूटीन बना लेना है। इस वक्त तो हमने ये ईद के लिए स्पेशली बताया है, Otherwise ये आप आपने वीकली weekend पे करें। वीकेंड पे अच्छा, ज़रूर जो करना है। कैस्टर ऑयल है वो इसके बाद आपने ऐड बाद, कर देना। हल्के सी अच्छा, गीली लोग ये skin भी पे। कह रहे होते हैं ना हमारे बाल भी गिर रहे हैं, बाल भी कितने अच्छे कर सकते हैं, तो कैस्टर ऑयल आप हेयर मसाज भी कर सकते बिल्कुल। हैं इससे? अच्छा, कैस्टर ऑयल का मैं एक और हेयर मसाज की टिप बता देती हूँ। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है ना, उसके लिए कैस्टर ऑयल इक्वल क्वांटिटी में कैस्टर ऑयल लेना है आपने, इक्वली क्वांटिटी में आपने कोकोनट ऑयल लेना है और इक्वली क्वांटिटी में आपने सरसों का ऑयल लेना है। तीनों क्वांटिटी को आपने इक्वली मिलाना है और इसमें रोज़मेरी ऑयल आपने डाल देना है इक्वली क्वांटिटी में, और एक चुटकी आपने फिटकरी डाल देनी है। फिटकरी क्या करेगी कि आपके सर में कोई फंगस होगी उसको वहाँ से कंट्रोल करेगी। है। या आपने तमाम चीज़ें मिक्स करके रख लेनी है और आपने नहाने से सिर्फ 2 घंटे पहले आपने ये रूट्स में लगाना है, पूरे बालों में अब नहीं आप मुझे लगाना है, टिश्यू दे दें ठीक ताकि है? हम रिजल्ट देखना शुरू पूरे करें। बालों में नहीं लगाना है और Okay. 2 घंटे पहले आपने लगाना है और बालों को वॉश कर लेना चलिए है। देखें और आप लोग देखेंगे कि अच्छा, आपके ये बाल देखें गिरना डिफरेंस रुक जी, जाएंगे। मैं ये दिखाना भी चाह रही हूँ। ये आप देखें feel करें। difference। जबरदस्त। ये मैंने Shine लगाया देखें। है और ये देखें sunburn अब है। कैस्टर ऑयल भी लगा लें जरा शाइन ये के लिए। ये सनबर्न है, इसको ज़रा क्लोज करके दिखाएं बिकॉज ये इंस्टेंट रिजल्ट है और आई रियली वांट कि इसको दिखाया जाए। यहाँ मैंने अप्लाई किया है ये मास्क और ये जगह ब्राइट हो गई है और ये सनबर्न यहाँ पे सारा हुआ है और ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने कैस्टर ऑयल लगाना है। अभी तो क्योंकि आपके हाथ वेट नहीं है, लेकिन आप कैस्टर ऑयल लगा के सब फील करें। और कैस्टर ऑयल के बारे में मैं एक और बात ये तो भी वो आपको बहुत बताती वो जो हूँ। हम कहते हैं मॉइस्चराइजर, आपको ज़रूरत ही नहीं है और कुछ और। कैस्टर ऑयल के बारे में मैं लॉक कर दिया उसने वाटर चलो, अंदर यू शुड ट्राई, आई एम सीरियस। ना। ओके। हाँ, मैं कैस्टर ऑयल के बारे में एक और भी आपको बात बताती हूँ कि कैस्टर ऑयल अगर आप रोज़ रात को अपने नेवल में लगा के सोएंगे कुछ 3 से 4 ड्रॉप्स, तो आपकी ओवरऑल बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी। है। आपकी ओवरऑल जो आपकी बॉडी है वो नरिश्ड होना My शुरू हो God, ये तो जाएगी। मैं रोज किया करूंगी। ये बहुत अच्छा ये रोज नहीं करना ना। नहीं, मुझे अच्छा लग वीकली रहा है। तो आप भी Weekly लगा करना सकती हैं। ड्राइनेस जिनकी बॉडी में ज्यादा होती है वो सिर्फ रोज रात को कैस्टर ऑयल आप अपने फीट्स पे लगा के सो नहीं, मैं मास्क की बात की, मास्क भी आपने एक दफ़ा करना है। बिल्कुल करना है। ओके, वेरी नाइस जी, मुझे रिजल्ट बड़ा अच्छा लगा और ये बहुत स्मूथ होगी ये सारी साइड जहाँ मैंने इसको मसाज किया है। और ये वो स्किन है जो हम लोग चाह रहे होते ना कि हमारे हाथ ऐसे लगे, हमारे Baby पाँव। skin। अच्छा, पाँव के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना, बिल्कुल। क्योंकि पाँव में क्रैक्स ज़्यादा होते हैं और उसकी केयर हम नहीं कर रहे अच्छा, मैं होते। आपको बताऊं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में एक दफा करें। आप ये ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं, आप ये रोज भी हाँ, कर कोई नुकसान सकते थोड़ी है हैं। इसका। ये कोई नुकसान ये तो नहीं है। स्किन केयर आप ये कर रहे हैं, skin बेसिकली care आपने है। अपनी स्किन को क्लीन किया है। आप ये देखें कि हम रोज बाहर निकलते हैं, हम एक्सपोज होते हैं, हम सन एक्सपोज हो रहे हैं, हम डर्ट एक्सपोज हो रहे हैं, हम यहाँ वहाँ मट्टी धूल लग रही है ना, तो हम ऐसा रोज ही ही क्लेंजिंग कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और करनी चाहिए। और हम वैसे रोज सोप उतने से तो महंगे हम मॉइस्चराइजर्स खरीद रहे होते हैं, सब वो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन ये होता है कि जो नेचुरल हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनको भी एक मरतबा जो है वो ट्राई ज़रूर और करें। रोज फेस वॉश सिर्फ से फर्क पड़ा? फेस वॉश वाकई करना। देखें, मैं आपको यही कह रही हूँ कि वो इंस्टेंट एक फर्क इंस्टेंट है जो रिजल्ट आपको है नजर उसका। आ रहा है। हालांकि अभी 15 मिनट्स भी नहीं किया हमने। एग्जैक्टली। और देखिए रोज फेस वॉश से वॉश करना। और अब आप रोज- इसके ऊपर ये ये लगाएं। केमिकल फ्री है ना, Yes, इसमें कोई कोई केमिकल chemical नहीं भी है, नहीं ये है। नेचुरल है। ये लगाएं आप जरा सा इसके ऊपर, इसको आप करें एंड देन यू विल फील कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड ये है तो बहुत मजे का है। आप इसको अच्छी तरीके से कर अच्छी लें। तरह उस पूरी से। आपको मैं एक बात बताऊं, भाई मेरा दिल खुश कैस्टर हो ऑयल गया। है ना, कोल्ड प्रेस कैस्टर ऑयल मेरे बेड के साइड पे पड़ा हुआ है, मैं रोज रात को लगाती हूँ। वाह, ओके, जबरदस्त। ये तो आपने वाह चीजें दे भाई, दिया, वाह। तो प्लीज डू ट्राई दिस और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस Thank you टुडे। so हम much. एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे वरना मैं और सिमिन खो चुके हैं। हम स्किन केयर में खो चुके हैं और हाँ, तो यकीनन आप भी ब्रेक जब लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। मोहम्मद आ चुके हैं हमारे साथ, सेगमेंट ज़ैनब के पापा। सो आज का पैगाम है क्या, आज की वीडियो किस बारे में, पहले हमको वो दिखाते हैं और फिर उस पर बात करेंगे। बेटा मोहम्मद, जी पापा जी। जाओ बेटा, देखो बाहर कौन है। अच्छा पापा, मैं चाहता हूँ। अच्छा बात सुनो, मेरे बारे में कोई पूछे तो कहना पापा घर में नहीं है। पापा जी, आप मोहम्मद को झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। तो बेटा और फिर क्या करूं? क्यों पापा जी?
आज तो आपने दिल तोड़ दिया हमारा। पता नहीं बेटा, जब से हम वायरल हुए हैं लोग तो जान ही नहीं छोड़ते, मिनट मिनट बाद मिलने आ जाते हैं। आपसे कह दें कि कह दो पापा घर नहीं है तो आपका दिल टूट जाता है, उनसे कह दें कि हम मिलना नहीं चाहते तो उनका दिल टूट जाता है। समझ नहीं आती क्या करें, आखिर हम भी इंसान हैं। तो पापा जी हम ऐसा करते हैं ना, लोगों से मिलने के लिए हफ्ते में कोई एक दिन रख लेते हैं, जुम्मा का दिन। जुम्मा की नमाज के बाद हम लोगों से मिल लिया करेंगे। हाँ बेटा, ये तो आपने अच्छा आइडिया बताया। हम कल ही वीडियो बना के अपलोड करते हैं कि भाई जिसने मिलना हो जुम्मा की नमाज के बाद आ जाया करे। हाँ जी पापा जी। वीडियो आपने देखी, कितना इंपॉर्टेंट ये मौजू है। अच्छा, ये तो वो बात है सबीन कि हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं। घर पे कोई आया, कह दिया कि कह दो घर पे नहीं है, कॉल आई आपको कह दो कि घर नहीं है आपको और available। हमारा बचपन हमें अभी भी याद है कि वो मोबाइल फ़ोन्स तो हर किसी के घर में फ़ोन होता था एक, और वो फ़ोन अक्सर जब हम उठाते थे, बेल बजती थी कुछ तो आप हल्का से पूछते थे, बाबा से कहते थे बता दो कि जो घर पे नहीं है। हाँ। ठीक है, और वाकई बाहर दरवाजे बेल हुई, अम्मा अब्बा ने कह दिया कह दो वो घर पे नहीं है। भाई कभी कह देते हैं कि तो कह ये देना दोस्त आएगा ना, छोटी मैं घर पे एज नहीं से ही हूँ। देखिए ये चीज़ें हम, और हमें पता भी नहीं है कि झूठ के जुमरे में आती हैं। लेकिन देखें झूठ तो है ना, ये झूठ और मजाक का बड़ा फर्क होता है। इस मौजूद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरशद भाई, उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। अस्सलाम भाभी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आप कैसी हैं? दुआ बताओ। ठीक है, अच्छा जबरदस्त जी। क्या जरा माइक देना, पहले मैं मोहम्मद से सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये लें तो जी पहले जरा माइक। मोहम्मद से पूछते हैं, मोहम्मद कभी झूठ बोला है? नहीं कभी पापा ने झूठ बोला है? नहीं कि पापा ने आपको कहा हो कि कह दो मैं घर पे नहीं हूँ? नहीं नहीं कहा जी, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त। सोच के जवाब दिया है। उसने एक्चुअली सोचा कि कभी कहा तो नहीं ना, नहीं कहा। अच्छा भाई देखिए, वीडियो तो आपने बनाई जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी वाकई ऐसा हुआ झूठ बोलना पड़ा हो? ये हम कहें कि भाई हमने बिल्कुल जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कि फिर ये झूठ हो जाएगा। ये तो फिर झूठ हो जाएगा। लेकिन ये है कि इतना बड़ा कभी झूठ बोला हो ये याद नहीं है, लेकिन कुछ वाकयात और कुछ ये चीज़ें याद है हमें कि क्योंकि जब से हम सोशल मीडिया पे आए हैं ना, तो वीडियो तो हमने बनानी होती है, अपनी जो हमारे काम है वो तो हमने करनी होती है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ ना सोशल मीडिया पे मशहूर होने के बाद एक और जो सर दर्द है वो साथ लग गई है। सर दर्द तो उसे नहीं कहेंगे, ये तो फ़ैन की मोहब्बत ही है कि मसरूफियत कह सकते हैं कि एक साथ और मसरूफियत बढ़ गई है कि जो लोग प्यार करने वाले हैं वो मिलने आते रहते हैं। तो हम क्योंकि अपनी वीडियो भी शुरू में ना वो बनाने से जो थे ना वो बिल्कुल फारिग हो चुके थे, वो ही नहीं बना पाते कि थे। लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, वक्त नहीं मिल रहा। या बाहर वीडियो बनाने गए तो लोग इकट्ठे हो गए। हाँ, लोग इकट्ठे बाहर, क्योंकि आपको पता है हम बाहरी वीडियो बनाते थे वो अपने डेरे पे। बिल्कुल। तो शुरू में तो हमने एक कमरे में बनाई है, तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियो सिर्फ एक कमरे में बनाई। ओके। तो वो बाहर जाते थे, बाहर जाएं तो बाहर लोग थे। अब उनसे कहें हमने नहीं मिलना, फिर ये भी अच्छा नहीं था। मिलते हैं तो फिर वीडियो नहीं बनेगी, शाम को अपलोड नहीं होगी। तो उस पर एक हमने ये वीडियो बनाई थी जो भी आपने चलाई कि मैंने बच्चों से कहा भाई जाओ उनसे कह दो हम घर में नहीं हैं। तो बच्चों ने कहा आप हमें झूठ बोलना सिखा रहे हैं। तो मैं इनसे कह रहा था कि भाई फिर और क्या करें, आखिर हम भी इंसान हैं। वीडियो भी बनानी होती है, और भी बड़े काम है, आखिर बीवी बच्चों वाला हूँ, रिश्तेदारों वाला हूँ, बहन भाइयों वाला हूँ, अम्मी अब्बू अभी माशाल्लाह जिंदा हैं। तो बहुत सारे और भी काम है वीडियो के अलावा भी। ऐसे वो सारे काम भी करने हैं। तो आप लोग मेहरबानी करें, कुछ मजबूर ना करें कि झूठ बोलना पड़े। निकाले। हाँ। वो चले एक वक्त होता है उसमें जाहिर है आप मिलें भी आके, पिक्चर्स बनाते हैं, लोगों का प्यार होता है, जिस तरह से भाई आपने भी कहा कि लोगों का प्यार है कि वो आते हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर एटीट्यूड है कि वो ये बात करें। बट देखिए हर किसी का एक फैमिली टाइम होता है, एक पर्सनल स्पेस होती है, एक पर्सनल टाइम होता है, उसको कभी किसी तरीके से वॉयलेट ना करें कि आप पर्सनल बेल नहीं बजा रहे हैं एंड ऑल दैट, बिकॉज वो एक फैमिली का माहौल है। आई थिंक उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये हमें ख्याल करना तो चाहिए। उस पे हमने इस वीडियो में कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि 6 दिन हम वीडियो बना लिया करेंगे और 7वें दिन जुम्मा के दिन जो है ना हम लोगों से मिल लिया करें। लेकिन वो फिर भी जुम्मा का दिन वैसे लोग ज्यादा आते हैं मिलने के लिए, लेकिन जुम्मा के अलावा भी लोग आते रहते हैं, टुरे ही रहते हैं। लोग टुरे रहते हैं, ये तो होता है। हाँ, लेकिन फिर भी उनसे मिलते हैं। लेकिन वो इस बात की वजह से, इस वजह से क्योंकि जहन में आखिर ख्याल आता है तो शर्म आती है ना अपनी जगह पे, भाई आखिर ये लोग भी तो टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखते हैं ना। सही बात। तो हमें भी टाइम निकाल के इनसे मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो फिर ये है कि कभी भी कोई आ जाए
तो उनसे हम ज़रूर मिलते जरूर हैं। मिलते हैं तो तो अभी थोड़े वक्त के लिए से लेकिन मिलते हाँ हैं। जी ज़रूर मिलते हैं। That's very बल्कि एक दिन मैंने ना उनसे कहा, मुझे वाकई याद है, जी 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 तो मैंने इसे कहा जाओ बाहर अगर कोई हुआ ना, कोई फ़ैन के अलावा, ठीक है। क्योंकि उधर वैसे भी लोग मिलने आते रहते हैं, डेरा हमारा उधर वो एक दरगाह भी है, तो और भी काफ़ी काम के लिए लोग आते रहते हैं। सही सही। तो और आपको पता है नया नया बंदा फेमस हो और पैसा है, तो लोग इस तरह इसलिए भी आते रहते हैं कि भाई हमें ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, या आपके ताल्लुक़ हैं। तो हमारे माशाल्लाह काफ़ी ताल्लुक़ हैं पुलिस वालों के साथ, अफसरों के साथ, तो इस वजह से भी लोग आते रहते हैं। कोई ये काम करा हमारा- दें, वो काम करा दें, सही तो सही। मैंने कहा यार जब कहो कि ना आज ना पापा घर नहीं है, तो जाके कहता है पापा कह मैं ये कहता हूँ, फिर पापा तैयार रहे हैं, मैं घर नहीं हूँ। मैं क्या मोहम्मद ऐसे कहा था आपने? बहुत मासूम है ये बच्चा। मैंने कहा भाई तू इधर आ जा, मैं ना ही जा भाई। ना ही जा, मैं जाता हूँ। तो इधर भी बल्कि जब से हम आए ना इस्लामाबाद, तो इधर क्योंकि हम किसी के घर रह रहे हैं, तो उनकी मेहरबानी है, उनकी बड़ी मोहब्बत है, आज़म साहब है उनका नाम, तो उनकी रिहाइश में हम रह रहे हैं। तो यहाँ भी लोग बाहर गाड़ी खड़ी होती है तो वो वीडियो में आती रहती है। ज़्यादा लोगों को पहचान हाँ, लोग जाते हैं, वो कहते हैं ये तो वही नंबर है, तो फिर वो दरवाजे को बैल देते हैं। ओके। वो उनको भी परेशान करते हैं जो मालिक हैं, और हम आते हैं बाहर, तो बस उस पे ये होता है क्योंकि वो अपना घर था, और वहाँ हम लोगों को बिठाते हैं, घर भी ले जाते हैं, कुछ खिदमत भी करते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं। यहाँ खुद आप मेहमान यहाँ हैं। वो सहूलत नहीं है, बाहर गली में खड़े होकर मिलना पड़ता है। फिर और मजमा इकट्ठा हो जाता है। हाँ हाँ अब तो मोहल्ले को पता है कि ज़ाहिर है आप लोग वहाँ रह रहे हैं। हाँ, तो ये है कि झूठ आखिर जो है ना वो झूठ ही है। सही बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्कि एक सहाबी ने ये पूछा भी कि या रसूलल्लाह सबसे बड़ा गुनाह क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टेक लगा के बैठे थे, तो आपने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। तो सहाबी ने कहा कि फिर उसके बाद, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आगे हो गए, तो फरमाया कि वह कौल ज़ूर, फिर उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ, शिर्क और के ये बाद झूठ ही है जो बाकी गुनाहों के की रास्ते तरफ को लेकर जाते हैं। हाँ फिर जी। आप एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ 100 बोल झूठ रहे हैं। बोलते झूठ हैं। बोलने पड़ते अच्छा, हैं। सच एक मर्तबा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन आप सही बात एक मर्तबा बोल देना तो आपके दिल से हाँ, बोझ हल्का हो जाता सही है। बात है। फिर अब और झूठ बोलेंगे तो झूठ पे झूठ, कितने गुनाह आप अपने सर ले रहे होते हाँ, हैं। हालांकि हम अक्सर ये एक जुमला बोलते हैं जी सच कड़वा होता है लेकिन ये है कि आखिरत में ये पता चलेगा कि झूठ कड़वा कि होता है। कड़वा असल में झूठ था जिसने झूठ पूरी था, जिंदगी आपकी कड़वाहट से भर दी। सही बात है। तो अच्छा भाभी, आपसे कभी झूठ बोला हो इन्होंने और पकड़े अल्लाह गए? खैर कभी लगा हो झूठ बोला है, ना भी बोला हो। बीवी मतलब का कभी झूठ पकड़े बोलना ना गए हो, लेकिन कभी लगा हो कि अच्छा बहाने बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगा, मुंह लाल हो गया? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा किया ही नहीं है, झूठ बोलने की आज तक नौबत ही नहीं आई। नौबत ही नहीं आई भाई। मेरा और कोई बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है जो मैंने छुपाया हो उसकी वजह से झूठ जी, जी। बोला अरे हो। नहीं नहीं, अच्छा लेकिन- देखे देखे नहीं अर्शद भाई, सिनेरियो अभी इतनी जल्दी नहीं मैं आपको निकलने दूंगी। ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। कभी होता है बेगम ने कहा हो मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ और आपने कह दिया हो कि मेरे सर में दर्द है, असल में आपका दिल नहीं कर रहा, हाँ, बट आपके इस तरह की हल्की ये फुल्की बात तो ना। टाल मटोल होते ही रहते हैं। और भाभी को नबी पता चल जाता है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ना 3 जगह झूठ बोलना जो है ना वो जायज़ है। इसको मैंने अभी इधर ना सेव भी किया था। एक वो कि आदमी अपनी बीवी से झूठ बोले, और दूसरा कि जंग में, और तीसरा कि 2 झगड़ा किए हुए लोगों में सुलह सुलह करवाना। कराने के लिए। और आपको पता है झूठ की कितनी 3 किस्में हैं। एक तो झूठ है कि जिसमें किसी का कोई नुकसान ही ना हो, और वो यही है कि बल्कि उसमें फ़ायदा हो जाए उल्टा। हाँ? पैसे बच जाए। हाँ, कि बीवी को इसके साथ कोई ऐसा झूठ बोलना पड़े, टाल मटोल इसको कैसे इसका करना मतलब बोले में है ना। आपके घर में झगड़ा ना हो, या माँ बाप के साथ ऐसा कि वो बीवी से ना बहू से ना करें, या ये जंग में, और या 2 लोग झगड़ पड़े तो वो भी फ़ायदे के लिए ना, ताकि फिर वो आपस जायज़ में है। सुलह कर लें। तो हम पहले पे रहते हैं ना, फिर हाँ, हम मोहब्बत। पहले पे रहते हैं ना। अभी जो आप खुद अभी हमें तो मालूम वो दे कभी दी है। कभार थोड़ा बहुत जो है ना वो टाल मटोल करने के लिए बताए भी ना मैं किसी को आज नहीं जाते, याद करें कल- कभी झूठ बोला हो, मसलहतन। भाई वो तो अनगिनत है। भाभी आपको पता ही नहीं चलने दिया उन्होंने, देखे। हाँ, कभी
थोड़े दिन पहले ये बात हो रही थी ना कि घर में अच्छी ज़िंदगी, अच्छा माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने सबीन से कहा था कि बीवी से कुछ बातें राज रखनी चाहिए। और ऐसा भी है क्योंकि औरत, माँ भी औरत ही है, तो बीवी की कुछ बातें माँ से भी राज रखनी चाहिए। इससे फिर घर में जो है ना सुकून रहता है, सुकून रहता है थोड़ा। खुशगवार और ताल्लुकात ये बड़ी रहते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी है। नो डाउट, आई एग्री। सबको सब कुछ बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको अगर नहीं भी पता वो बात, तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं है। जी, लेकिन अगर पता चल जाए तो उसमें सबका नुकसान हो सकता है। बल्कि फायदा है कि घर में माहौल माहौल अच्छा रहेगा, ये बड़ी प्यारी बात है। अच्छा वैसे एक और सवाल इस टॉपिक से हट के लेकिन हम आपसे आज करेंगे। ये राज खुल गया, पता नहीं आइंदा क्या हो। नहीं, लेकिन आई एम श्योर भाभी अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। जाहिर है कल को उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत में भी चीज लेकर आनी है कि मोहम्मद ने क्या नहीं बतानी, दुआ और ज़ैनब ने क्या बात बतानी नहीं बतानी। घर के माहौल अच्छा रखने के लिए मसलिहतन, उसमें किसी का नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। अच्छा, इस टॉपिक से हट के अरशद भाई, लेकिन एक सवाल आज आपसे करेंगे। आज हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि हर शौहर अपनी बीवी से डरता है, और जो कहता है मैं डरता नहीं, वो झूठ बोलता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बीवी से डरता है? अच्छा, आप अपनी बीवी से डरते हैं? बीवी मुझसे डरती है, मैं भी डरता हूँ। पहली वाली बात तो चले, दूसरी बात तो सपोर्ट करने के लिए थी, जो ये साल भाभी से करते हैं ना। हकीकत जो थी वो दूसरी बात में थी कि मैं भी डरता हूँ। अभी आपको लगता है डरते हैं? नहीं, वो तो डराते हैं माशाल्लाह। नहीं, कभी कभी भाई वो जिस तरह मसला है तन झूठ बोलना पड़ता है ना, ताकि नुकसान किसी का ना हो बल्कि फायदा हो। तो कभी कभी डरना भी पड़ता है। ये मोहम्मद पापा डरते हैं मामा से? नहीं डरते, बिल्कुल भी नहीं। मामा डरती हैं? मामा भी नहीं डरती। दोनों नहीं डरते। अच्छा देखे, दोनों शेर हैं। दोनों पापा शेर हैं। अच्छा, ये वैसे दुआ से पूछा जाए ना, दुआ मैं दुआ के पास जाता हूँ ना, अगर दुआ दुआ तो के हाथ पास ही नहीं जाएंगे। आती ना आजकल हमारे। दुआ आती यूं निकल जाती है साइड से। दुआ ऐसे लेकिन कैसे? आपका ब्रेसलेट मेरे पास है, ये देख। आए ना मेरे पास। मैं ज़ैनब को दे आजे दूं? आजे 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 आए, अरे, लेकर आ आते जाओ, हैं। भाग बिल्कुल। जाओ। दुआ आ जाओ, दुआ जल्दी से सच्ची जाओ बात ना। बतानी है आज, ठीक है? आओ, सच बताएंगे। हाँ। हैं? अच्छा, आलू वाली गेम खेलते हैं। ठहरो तो सही ना इधर। उसके बाद अगर खेलेंगे। दुआ ने सच्ची जवाब ना बात दिया तो बतानी। ज़ैनब से पूछ लेंगे, अच्छा, ठीक है? मुझे ये बताओ कि मामा से बाबा डरते हैं? दुआ ने सच बात बता दी। तो नाज़रीन, ये तय हुआ कि जो हमने प्रोग्राम के आगाज में एक बात की थी कि पाकिस्तान में 90% शौहर अपनी बीवी से डरते हैं और 10% नहीं डरते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो ये मामला यहाँ से शुरू हुआ था। इसीलिए कहा था मैंने, कहा ये बहुत मासूम है, इससे ना पूछे। ये मैंने देखिए, कहा, इससे अगर मैंने पूछे। ये झूठ बोला था ना कि मैं नहीं डरता, तो भाई ये भी मसला तन था कि किसी का नुकसान कोई ना हो। तो मसले आता था, लेकिन दुआ ने पोल खोल दी है, तो हमारी बात साबित हो जाती है, दुरुस्त साबित दुआ हुई है। आज सब काम आ गई आपको। दुआ काम आई आज। सच में थैंक यू सो मच भाभी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुआ, थैंक यू वेरी मच। आपने तो हमारे सेगमेंट को मुकम्मल किया है। तुमने झूठ बोला ना आज? मसले आता है, मसले आता है। सच बोला है? अच्छा चलो ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब आपकी मुलाकात करवाने लगी हम एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और आपके हर घर में मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि आप जब टीवी ऑन करते हैं तो उनका कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, कोई ना कोई ड्रामा होता है, और क्या रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो उनकी अदाकारी होती है और जो किरदार वो चूज़ करती हैं, वो ऐसा लगता है कि आपके अपने घर की कहानी है और वो किरदार आपके घर के अंदर मौजूद है। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए कि इतने अरसे से आपके लिए चूज़ करना ज़ाहिर है एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जब आपको ऑफर्स भी आ रही है, काम भी, और आपका एक नाम भी है, तो उस लिहाज से चूज़ करना मेरा ख्याल है वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ग्रेसफुल उनकी पर्सनैलिटी है, एब्सोल्युटली क्या ज़बरदस्त उनका एक ऑरा है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा काम उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ किया है। अच्छा, काफ़ी सारे ड्रामाज हमने देखे होंगे जिनमें काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पे को हाईलाइट किया जा रहा होता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हाँ कहना जहाँ पर आपको अक्सर डर लग जाता है कि ये मैं करूँ ना करूँ, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा,
बड़े धड़ल्ले से आगे बढ़कर उन किरदारों को बहुत जानदार अदाकारी के साथ निभाना, ये कोई और नहीं कर सकता, ये कर सकती हैं जी लैला ज़ुबैरी साहिबा। शी इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम लैला आपा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, रमज़ान कैसे गुजर रहा है? रमज़ान हमेशा की तरह बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी है, मौसम भी अच्छा है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े, That's पता भी great. नहीं चल रहा बिल्कुल। ये बात आपकी सही है, पता नहीं चलो मौसम क्योंकि बहुत बेहतर है। बचपन का रमज़ान आपका कितना याद है? पहला पहला रोज़ा याद है? शुरू के रोज़े याद है? हाँ, मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो याद Okay. है। मुझे याद है कि मैंने रोज़ा, मेरे फादर जो थे उनकी वो था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उनकी ऑपरेशन हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तो अम्मी भी वहीं थी, ज़ाहिर है मैं दादी दादा के यहाँ रह रही थी। तो सब रोज़े रख रहे थे, तो एक दिन मैंने कहा कि मैं भी रोज़ा रखूँगी। और मैंने किसी को बताया नहीं, उन लोगों के साथ उठ के सैरी कर ली, और वो समझ रहे हैं कि बच्ची ने वैसे खा लिया भी, मगर मैंने फिर वो रोज़ा रख लिया। और पता किसी को नहीं था? किसी को नहीं पता था। उसके बाद वो हॉस्पिटल हम लोग गए देखने के लिए पापा को, तो वहाँ पे वो इमली के दरख्त थे, तो इमली गिरी हुई थी, और वो देख के मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, मगर मैंने कहा नहीं रोज़ा है। और तब तो मेरे सब चचा वगैरह कहने खा लो, क्यों नहीं खा रही? मैंने कहा रोज़ा है। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि है तुमने रोज़ा रख भी लिया और हमें बताया भी नहीं। तो खैर वो ज़ाहिर है उस वक्त इतना कुछ हो नहीं सकता था कि फादर मेरे हॉस्पिटल में थे, तो वो इस तरह से मेरा पहला रोज़ा हुआ। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं याद कि कभी मैंने रोज़े छोड़े हों, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बचपन से शौक होता है ना जिनको, अच्छा घर का माहौल भी बड़ा मैटर कर रहा होता है ना, कि आपको किस उम्र से रोज़े रखवाने शुरू कर दिए जाते हैं, तो खुद ही बच्चों के अंदर हो जाता है कि जी हमें भी रोज़े रखते हैं। और लेकिन मुझे किसी ने कभी फोर्स नहीं किया, ना किसी ने कभी कहा कि रोज़ा रखो, बस खुद ब खुद ही शौक मुझे था बचपन से। That's nice. तो इमली से ख्याल आया, खट्टी मिट्टी चीजें लगता है ज्यादा पसंद है आपको, चटपटा खाना है। हाँ, बचपन में तो बहुत पसंद थी, अब तो गला ही इतना खराब रहता है कि अब तो ज़रा आपको होता है कि नहीं ये भी ना खाऊं, वो भी ना खाऊं, ठंडा भी ना पीऊं, आइसक्रीम भी ना खाऊं, सुबह मैंने शूट पे जाना है। तो ये एहतियात वो एहतियात, तो कि आवाज़ का ही तो सारा काम है, और आवाज़ बैठ जाए तो बड़ा मसला होता है। कभी ऐसे होता है? हुआ है, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक मैं कराची में एक प्ले के लिए गई हुई थी, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई, अब मैं बोल ही नहीं पा रही थी। अब वो कहने लगे कि अब क्या करें, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें आप कर लें, फिर हम डब कर लेंगे बाद में जब आवाज़ ठीक होगी। ये हुआ फिर डबिंग हुई बाद में। उफ, बड़ा चैलेंजिंग काम है भाई, वरना ये भी कहा जा सकता था चलो एक आध दिन रेस्ट दे दें, गॉगल्स करा लें, शायद कुछ गला बेहतर, पर समटाइम्स असल नहीं में होता। कराची गई हुई थी मैं, बहुत लिमिटेड टाइम था उसमें करना था, तो उन्होंने कहा बस एक्टिंग करा लो, एक्टिंग कर लो, बाद में बोल लेना, बाद में करवा लेंगे। दैट्स नाइस। आप रिसेंटली भी रमजान से पहले आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ, नीलो नील, तन्मन नीलो नील, इट वाज अमेजिंग प्रोजेक्ट, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छे डायरेक्टर है सैफी, जिनके साथ मैंने काम किया, पहली दफ़ा मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो शुरू में मैं थोड़ा सा डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं बहुत डिफरेंट सा कैरेक्टर है, उसमें थोड़ा सा नेगेटिव टच भी था उस कैरेक्टर में, और बिल्कुल ही एक पेंडू टाइप की वो दिखाई थी। तो मैं क्योंकि ज़्यादातर ग्लैमरस कैरेक्टर्स करती रही हूँ, तो मुझे था कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। फिर उन्होंने जाते ही कहा डायरेक्टर ने कि आप अपने आप को जितना डी ग्लैमराइज कर सकती हैं कर दें, बिल्कुल कहीं ग्लैमर नज़र नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा मुंह धो के किया, नो मेकअप, नो मेकअप, बिल्कुल कोई मेकअप नहीं। अच्छा, अभी मतलब मैं ये सवाल मैं आपसे करी क्योंकि बड़े कॉन्शियस होते हैं एक्टर्स के, हमें जो है लुक्स को लेकर जी बड़ा प्यारा लगना चाहिए स्क्रीन में, मुश्किल था नहीं, असल में मैं समझती हूँ कि जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, उनका फोकस इस चीज़ पे नहीं होता कि वो प्यारे लगे, बल्कि उनका फोकस होता है कि जो कैरेक्टर वो कर रहे हैं वो रिलेटेबल लगे। तो मेरा यही था कि उन्होंने कहा कि आपने दुपट्टा ऐसे लेना है कि ऐसे करके उसको कानों के पीछे ले लेना है। कैसे तो ये ऐसे अच्छा देखिए फौरन लुक चेंज हो गई है अब। वो उनको प्रैक्टिस इतनी करवाई गई है कि बैठे बैठे भी वैसे ये देखें ऐसे। एक मिनट समीन, आप जरा दुपट्टा लेना ऐसे आज। मैं ऐसे पिंस बहुत लगी हुई है ना, आई डोंट माइंड, लेकिन मेरी मेकअप आर्टिस्ट इस वक्त आके ना आपको सो ये आप कैरेक्टर में ढल सकती हैं। जूम करें मुझे कोई मसला नहीं है। एक एक्टर अच्छा होना एक बड़ी बात होती है, बाकी तो खैर है। हाँ बिल्कुल, तो वो मुझे तो था कि बिल्कुल लगे वही कैरेक्टर जो मैं कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए बिल्कुल उसको वो नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने वैसे पहले भी एक किया था परिजाद में किया तो था, उसमें भी इसी टाइप का मैंने कुछ दुपट्टा वपट्टा लिया हुआ था, वो थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था। उसमें मैं शादी कराने वाली हज्जन बुआ बनी थी।
तो डिफरेंट कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता है, बल्कि मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ Okay. कि अगर कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर हो जो मेरी अपनी पर्सनालिटी से डिफरेंट हो, ओके, तो ऐसे मार्जिन भी उसमें ज्यादा है ना, margin, आपने उसमें अपने आप को performance margin परफॉर्मेंस ज़्यादा मार्जिन होता है। बहुत ज्यादा है, वरना कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जैसे आपकी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन, सो वो होता है अच्छा, एक अच्छी अम्मी का कैरेक्टर आप बड़ा अच्छा प्ले करेंगे, पॉजिटिव सी ग्लैमरस सी अम्मा जो है, सबको करेंगे ये भी ठीक कर लो, वो भी ठीक कर लो, अच्छी बातें करो, अच्छे काम करो, वो सूट करता है आपके साथ उसमें, लेकिन मार्जिन कम है, मार्जिन का क्योंकि वो that's उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता मुझे, जैसे Real- मैं हूँ मैं वैसे ही बैठ जाती हूँ, जाके That's वैसे very कर right. लेती हूँ। सही बात है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा काम आसान भी हो जाता है, आसान बस होता है, सही मगर मुझे तो चैलेंजिंग अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको characters। चैलेंजिंग रोल हाँ, मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, मुझे ये घिसे पिटे एक पॉजिटिव माँ का कैरेक्टर नहीं करना। अच्छा, अब अभी कौन सा किरदार है जिसकी ख्वाहिश अभी तक रह गई है? इतना माशाल्लाह, इतना आपका करियर है कि हम तो इंट्रो में भी आई वाज लाइक एक वसी करियर है, यही कहा जा सकता है, बिकॉज इतना ज्यादा आपने काम इस प्लेटफॉर्म से भी किया हुआ है। 40 साल हो गए। 40 साल माशाल्लाह। माशाल्लाह। So, इस 4 प्लेट- दहाइयों से हमारी स्क्रीन की जान है, अल्लाह सलामत रखे। तो चैलेंजिंग जितने रोल किए उसके अलावा अभी कोई माइंड में, सभी भी पूछते कोई ऐसा रोल जो माइंड में हो? नहीं, ऐसा सच मेरे जहन में कोई ऐसा नहीं है, बस Okay. मैं कहती हूँ जो भी हो वो चैलेंजिंग हो। Okay. मैंने बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं। मेरा जो शुरू के ज़माने का एक ड्रामा था, उसका नाम था खाकजा, उसमें पीटीवी का ही था वो, और उसमें मेरा कैरेक्टर था एक नोमैड लड़की का, जो कचरे से चीज़ें चुनती हैं लड़कियाँ, वो वाला कैरेक्टर था। तो वो भी मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत मुझे मज़ा आया That was in Quetta? दैट वाज इन क्वेटा। Okay. बहुत मज़े का था वो कैरेक्टर भी। तो इस तरह के मुझे अच्छे लगते हैं डिफरेंट कैरेक्टर। ज़रा वो इनिशियली जब आपको बहुत चैलेंजिंग काम मिले तो आप मंच भी जाते हैं फिर नेचुरली। अब आपके अक्सर इंटरव्यूज में सुनते हैं एक बात कि आपने तो बस यूं ही काम किया था, एक 50 मिनट के एक प्ले के लिए आपने बस यूं ही कहा था कर लेती हूँ, फाइन करूँगी, आगे नहीं करूँगी। ऐसा ही था। जब उन्होंने काजिम भाई क्वेटा में थे, तो हम लोग भी क्वेटा में थे उन दिनों, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। मैंने क्योंकि बचपन में रेडियो किया था, सही। और काजिम भाई के साथ भी मैंने काम किया था, और बल्कि एक बचपन में ड्रामा भी किया था टीवी के लिए भी, उमर मारवी उसमें भी थी। तो इस वजह से काजिम भाई से मुलाकात थी। तो उन्होंने मुझसे कहा, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मुझसे कहने लगे कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, मुझे फ़ीमेल आर्टिस्ट नहीं मिलती, तो तुम प्लीज़ एक प्ले मेरा कर लो 50 मिनट्स का। तो पहले मैं रिलक्टेंट थी, मैंने कहा नहीं, मैं टीच भी कर रही हूँ, मेरा घर भी है, बच्चे भी हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस एक प्ले कर लो 50 मिनट्स का। तो फिर तारे ने कहा इतना कह रहे हैं मेरे हस्बैंड ने, तो तुम कर लो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, मैंने वो एक प्ले कर लिया। बस वो एक प्ले क्या करना था कि वो अभी तक जान नहीं छुटी। और उस एक प्ले के बाद चूंकि जरा वो टाइम था, एक इदारा था, सिर्फ पीटीवी स्क्रीन थी, एक ही रात 8 बजे का ड्रामा है, और सुबह उस्तानी जी स्कूल पहले पहुंचेंगी, बल्कि उनसे भी पहले पहुंच जाएगा, ये तो हीरोइन है। अच्छा, पहले काम चैलेंजिंग होता था, जिस तरह एक ही चैनल है, एक ही मतलब प्रोडक्शन सब वही देखते थे, सब वही देख रहे होते थे, तो प्रेशर भी तो था, क्योंकि हर कोई आपका एक एक जेस्चर जो है वो नोट कर रहा है। बिल्कुल जाहिर है चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग था। उस वक्त तो खैर इतना एहसास नहीं होता था, जब ज़्यादा चैनल्स आए तो फिर पता चला है कि अब जो है वो बहुत वैरायटी आ गई है लोगों के पास। उस वक्त तो एक ही चैनल होता था, और उस वक्त तो आपको पता है कि ड्रामा जब चलता था तो ट्रैफिक रुक जाता था, सड़कों पे ट्रैफिक नजर नहीं आता था, लोग शादी में लेट आते थे कि जी ड्रामा देख कर आए। टीवी मोहल्ले में किसी एक के घर होता था, और उसके घर मतलब लोग जाते थे, बुक किया हुआ होता था कि इतने बजे सुबह, और सब जो है वो महफिल वहाँ जमा हो जाती थी। तो वो बड़ा अच्छा दौर था इस लिहाज से कि बहुत ज़्यादा देखा जाता था, मगर उस वक्त फिर हम काम भी इतना ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि एक वक्त में एक ड्रामा चल रहा होता था, तो इतना ज़्यादा नहीं हो मतलब उस तरह से एक्टिंग का अगर देखा जाए तो स्कोप उतना नहीं था। हाँ। मतलब आप उसको शौक के तौर पर लेकर चल सकते थे, एज अ प्रोफेशन लेकर चलना शायद जो लोग मुश्किल आए थे ना वो शौक के लिए आए थे, या जिनको बहुत जुनून था वही लोग आए थे। अब ऐसा नहीं होता, अब तो ज़ाहिर है कमर्शियल एस्पेक्ट भी आ गया है, ऐसा ही है। तो अब तो इसमें ये भी होता है लोगों को कि चलो अर्निंग भी होगी। अच्छा, अभी भी लोग एक्टिंग से कम पैसे कमा रहे होते हैं, जो ब्रांड्स अप्रोच कर रहे होते हैं ना थ्रू आउट, तो अब तो गिवन मतलब बाय प्रोडक्ट सब काफी ज्यादा हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स। हाँ, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है अब। तो बहुत अब तो फायदा हो गया आर्टिस्टों का, तो अब बहुत से लोग तो इसलिए भी टीवी पे आ जाते हैं कि उससे उनको जो साइड बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत मिलते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है ना आर्टिस्ट को। वो नुकसान ये है कि जिस तरह अक्सर आर्टिस्ट शिकायत करते हैं कि जी हमें मुआवजा नहीं मिलता अपने काम का। कुछ जगहों पे ये भी कहते हैं अरे साइड से मिल तो रहा है, वो इवेंट्स पे जा तो रहे हो, ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर तो रहे हो, ये साथ काम कर दो ना। हालांकि वो अपना टैलेंट आपको दे रहे हैं, अपना वक्त आपको दे रहे हैं, एक्सपर्टीज आपको दे रहे हैं। बस हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सिस्टम ठीक होने की बहुत ज़रूरत है कि जो पैसे है ना वो आपको टाइम पे नहीं मिलते,
अक्सर आपको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, तो वो बड़ी ज़्यादा उससे उलझन होती है कि आप अपने पैसों के लिए हर वक्त फ़ोन कर रहे हैं, अच्छा, फ़ोन ये कर रहे कितना हैं गलत रवैया होता है, अपने ही पैसों के लिए आप फोन कर रहे हैं और बार बार कर रहे और हैं। बार बार कर रहे हैं, ऐसे लग फिर आपको शर्मिंदगी होने लगती है, लगता है कि आप जैसे कर्जा मांग रहे हैं। सही बात इस है, तरह भी सिचुएशन शर्मिंदगी आ होती है, जाती है, seriously। ऐसा ही है। और बंदा कभी कहता कभी है, तो क्या कहते करूं? हैं, जब बात होती है ना कि जी वो क्या बजट होगा, आपको क्या ज़रूरत है पैसों की, मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं घर बैठ जाती हूँ, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। सही बात है, काम कर रहे आज के दौर में अगर कोई निकल के काम कर रहा है तो वो पैसों के लिए ही कर रहा है ना, और जाहिर है जरूरत है या नहीं है, नहीं अभी है, से आपका जब मसला हम नहीं है। अपना टाइम दे रहे Yes। हैं तो नेचुरली फिर उसका तो मुआवजा और या मिलना तो ना अगले कमा ना रहे हो, चाहिए। कमा भी ये रहे तो हो, आप हमसे कमा रहे हैं। हमसे कमा रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, सही कहते बात हैं नहीं देंगे, दैट्स वेरी रॉन्ग। अब आप अभी इस वक्त कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? रमजान की किसी प्ले में भी आ रही हैं? नहीं, इत्तेफाक से मैंने रमज़ान का कोई रमजान का प्ले नहीं किया। सो ज़्यादा आप प्रेफर करती हैं काम इस्लामाबाद बेस्ड ही हो? मैं बड़ी खुश हूँ कि अब इस्लामाबाद में काम काम हो रहा बहुत शुरू हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी, कराची जाना पड़ता था ज़्यादा, कभी कभी लाहौर भी, मगर अब सिंस इस्लामाबाद में काम शुरू हो गया है तो अब मैं कहती हूँ कि चलो अच्छा है, अब यहीं शुरू हो गया है तो बेहतर है मैं यहीं के काम यहीं कर के लूँ, काम कर लूँ। घर में रह के अपने हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि जब मेरा कोई सीरियल ना रिकॉर्डिंग चल रही हो या कुछ, तो अल्लाह का शुक्र इतना काम शुरू अच्छा, हो वो गया। इतना गैप भी हमने नहीं देखा आपका कभी के हाँ। लोग होता है ना कि एक्टिंग में थोड़ा सा हाँ, गैप वो gap लेते लेते हैं हैं। कुछ हाँ। मंथ्स बाद या चले कुछ सालों Break बाद ले वापस ली। ब्रेक ले ली, आपको नहीं देखा हमने, या हम गलती कर रहे हैं इसके अंदर कभी 40 ब्रेक? साल में ब्रेक ली है आपने? हाँ, नहीं, ब्रेक तो मेरी हो जाती है जब मैं बीच में कभी वेकेशन पे चली जाती हूँ, Okay। कभी समर में और कभी विंटर में। विंटर में तो खैर ज़रूर ही जाती हूँ दुबई, मेरी बेटी वहाँ पर होती है, मेरी अम्मी, मेरी बहन, तो वो तो मेरा एक विंटर में चक्कर, तो वो मेरा 1 महीना तो बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। सही। फिर उसके अलावा मेरी जब मैंने अपनी शुरू से ना अपनी प्रायोरिटीज़ रखी हुई हैं कि जो मेरी फैमिली है उसका पहला हक़ है मेरे पे। तो जब भी मुझे पता होता है कि मेरी बेटी आने वाली है, मेरी अम्मी मेरे पास आने वाली हैं, तो मैं उन दिनों में कोई काम नहीं लेती, फिर मैं अपने आप को फ्री रखती हूँ। तो इस काम में ये फ़ायदा है कि आप अपनी चॉइस से ब्रेक ले सकते हैं। आप चाहें तो ले प्रोजेक्ट, यस, और चाहें तो ना लें। और जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिए काम को कि अच्छा पहले मेरी फैमिली है फिर मेरा काम है, तो नेचुरल चीजें अलाइन हो भी जाती वर्क हैं। लाइफ बैलेंस हो जाती है, बैलेंस हो जाता जाता है। इसी तरह आप बैलेंस रख सकते हैं। Yes। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कैसे तुम बैलेंस रखती हो, क्योंकि मैं पढ़ा भी रही हूँ। यस, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ मीडिया साइंस में, तो उसमें लोग बड़े हैरान होते हैं कि तुम शोबिज़ भी कर रही हो, वो भी कर रही हो, घर भी चला रही हो, कैसे इतना कुछ कर रही हो? सोशलाइजिंग भी कर रही हो। Yes। मेरी तो माशाल्लाह सोशल सर्कल बहुत बहुत बड़ा है, बड़ा मेरे माशाल्लाह। फ्रेंड्स बहुत हैं और मैं उनको भी टाइम देती हूँ, तो लोग बड़े हैरान होते हैं। तो मैं कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं और Absolutely। अपनी प्रायोरिटीज़ पहले आप सेट कर लें, तो फिर आपके लिए काम बहुत अच्छा, और आसान अपने हो आप को जाता है। बिजी रखना आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये। बहुत। आप देखें, आप वही बात होती है ना कि बच्चे अपनी ये वो एक एज भी होती है जिसमें आप ये भी कह लेना कि बच्चे बड़े हो के अपनी नौकरियों में होते हैं, हाँ। और आप एक तरह से ये, या चलो बच्चों की शादियां होगी और उसके बाद आपने अपने लिए क्या सोचा, तो मेरा ख्याल है आप अपने लिए जी रही हो और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हाँ, नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है बिजी रहना। अगर काम मैं ना करूँ तो मैं तो अपने आप को बीमार सा फील करने लगती हूँ, तो इसलिए मैं बड़ी एक्टिव और बड़ी फिट रहती हूँ। और इसीलिए फिट रहती हैं, वो काम करती हैं। आप इससे मतलब हम मजीद बात भी करेंगे, जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये कितना इंपॉर्टेंट है, जब ना करें तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। लैला ज़ुबैरी साहबा साथ मौजूद हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है और वर्क लाइफ बैलेंस पर बात रुकी थी। अब आप ये शोबिज़ में ये चीज़ शायद ज़्यादा देखी भी गई है, लोगों के घरों से मतलब लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारी फैमिली लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है शोबिज़ की वजह से, काम की वजह से, रूटीन की वजह से। क्या वाकई ऐसा? बिकॉज आपकी लाइफ माशाल्लाह इट्स परफेक्ट माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसीलिए है कि मैंने बैलेंस रखा हुआ है और मैं घर को भी ज़रूर टाइम देती हूँ, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको टाइम देती हूँ। बेबी सिटिंग भी करती हूँ अक्सर, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनकी। तो अच्छी नानी दादी भी है। तो सारे काम जो है वो साथ साथ चलते हैं, तो वो मैं इस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स लेती हूँ कि जब मुझे पता होता है कि मेरे घर को या मेरे बच्चों को ज़रूरत है तब मैं नहीं काम करती। तो इस वजह से बैलेंस कायम है अभी तक। और एक और बात मैं जो कहना चाह रही थी वो ये कि रोज़े में क्योंकि रमज़ान है तो उसके हिसाब से मैं ये बात करना चाह रही थी कि हमारी अक्सर शूट्स भी रोज़ों में होती हैं। तो बाज़ लोग बड़े हैरान होते हैं कि तुम रोज़ों में कैसे काम करती हो। तो बात ये है कि
ये है कि रोज़े का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बिस्तर में पड़े रहें और सोते रहें, बल्कि हमें उसमें नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे हम आम ज़िंदगी में काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह काम करना है। रोज़ा इसी तरह अच्छा, बल्कि अच्छा गुजरता है। सही बात है। आप जब बिजी रहते हैं, मैं तो जब अभी शूट्स चल रही होती हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता रोज़ा कैसे गुजर गया। दैट्स वेरी राइट कि वाकई फिर आपको दिन का पता नहीं चलता। एंड एब्सोल्युटली रोजे का मतलब कतई नहीं होता कि सुबह सहरी के बाद आप जो सोए हैं फिर आप उठ नहीं रहे कि अब शाम को मैं असर और मगरिब के दरमियान उठूंगा, तो प्लीज ऐसा नहीं करना। और अच्छा खाए पिए ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो तली हुई चीजें ना खाएं जिसका एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आप पूरा दिन बिस्तर से ना उठ तो ये सके। पूछा आपा कितने पकोड़े खाती हैं? है ना, ये कितने पकोड़े खाती है? खाती जरूर हूँ, खाती क्योंकि जरूर ना पकोड़े बनते तो देख के रहा नहीं जाता, रोज़ा खोल के तो इतना दिल चाहता है सही ना। बात है। तो पर मगर फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एक खा लूँ, बस उससे ये है कि नीयत भी भरी रहे कि खाए और फिर ज़्यादा भी वो ना हो। मगर बाकी हेल्दी चीज़ें ही हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान में भी हेल्दी चीज़ें ही खाएं। वरना ये कि रमज़ान पहले ये होता था कि रमज़ान में वेट बढ़ जाता था तली तली चीज़ें खा खा के। ज्यादातर लोगों का ये होता यही है होता कि डिटॉक्स करने, हालांकि रमजान आता है और हम उल्टा उसमें ठूस लेते हैं। उसके बाद हमें पूरा साल लग जाता है डिटॉक्स करने। जो तेल था अंदर इतना खाया है, बॉडी भी कहती है मैं सदमे में चली हूँ, मेरे साथ कुछ कर दो। अच्छा, ऐसी कौन सी डिश है जो कि इफ्तार में और सहरी में, पकोड़े तो हो गए अपनी जगह पे, लेकिन उसके बगैर सहरी और इफ्तारी इनकम्प्लीट है? इफ्तारी में तो फ्रूट चाट ज़रूरी है। मतलब यही दो चीज़ें होती है यूजुअली हमारी, एक पकौड़ा खाया, थोड़ी सी फ्रूट चाट खाई, दैट्स आवर इफ्तारी। और जो सहरी है, सहरी में तो जो आम हम नाश्ता करते हैं, मैं वही नाश्ता ही करती हूँ। कोई स्पेशल, अच्छा कोई स्पेशल डाइट नहीं है अभी तक कि मैं स्पेसिफिक एक डाइट है वो फॉलो करती हूँ? नहीं, मैं कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं करती, मगर मेरा जो नाश्ता भी है वो बहुत हेल्दी होता है और वही मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं नाश्ते में योगर्ट और फ्रूट और ग्रेनोला ये लेती हूँ आम दिनों ये में पक्का रखा हुआ नाश्ते में भी और फिर सहरी में भी यही? सहरी में भी। ये हम आहिस्ता आहिस्ता फिट रहने के राज पूछ रहे हैं। बहाने हम बहाने से निकलवा रहे हैं। अगर आप लैला ज़ुबैरी जैसे फिट रहना चाहते हैं, इतने ग्रेसफुल रहना चाहते हैं, इतनी अच्छी स्किन आपकी हो, तो उसके लिए आपको इस तरह फिर ना पकोड़ों पे हाथ रोकना पड़ता है, तली हुई चीज़ों पे हाथ रोकना पड़ता है, रोकना पड़ेगा। फिर आपको दही खानी पड़ती है, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेल्दी। दही इज़ वेरी गुड। दही आप जो है ना सहरी में खाएं तो एक तो इससे प्यास भी नहीं लगती और बहुत अच्छा आपका वो रहता है, स्पेशली घर का बना हुआ कि बहुत कोई टाइम भी नहीं लगता। हमारा दही भी घर का होता है और ग्रेनोला भी हम खुद बनाते हैं घर में। जबरदस्त। वो जो ग्रीक योगर्ट बताते हैं ना सारे, वो घर में अगर आप बना रहे होते हैं तो वो एक्चुअली ग्रीक योगर्ट होता है जो आपकी सेहत के लिए। बाहर तो ऐसे वो चीनी मिलाई हुई होती है दही मीठा करने के लिए। अब घर का बहुत अच्छा बनता है ग्रीक योगर्ट जो है। और ग्रीक योगर्ट कोई बनाना मुश्किल तो नहीं है कि आपने जब दही जमाया उसमें से आपने पानी जो उसका होता है वो निकाल दिया तो ग्रीक योगर्ट बन जाता है। एग्जैक्टली, इजी। अ गुड कुक है मैं, हाँ कह सकते हैं। यानी हर चीज़ में हमें देखें ना, उस्तानी है माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन नर्सरी से पढ़ा रही है माशाल्लाह, बल्कि एक्टिंग से पहले से पढ़ा रही है, बीच में प्रॉब्लली छोड़ दिया था आपने मैं पढ़ाना? पहले स्कूल में पढ़ाती थी, अब फर्क ये हुआ है अब बड़ी हो गई हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ। सख्त टीचर हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, मेरी नेचर में सख्ती है ही नहीं। मैंने कभी भी अपने बच्चों से भी नहीं की सख्ती। कभी गुस्सा नहीं किया? नहीं, गुस्सा मुझे आता ही नहीं। फिर भी किसी बात पे तो आया होगा कभी? बस मेरा गुस्सा ये होता है कि मुझे जो है ना रोना आ जाता है, जब गुस्सा आता है तो मैं रोने लगती हूँ। आखिरी बार किस बात पे रोई थी? आखिरी बार किस बात पे, अब ये भी नहीं याद, बड़ी पुरानी बात हो गई। तो कोई ऐसे कोई रोल आपको ऑफर हो जाए कोई जिसमें गुस्सा करना है, तो मेरे ख्याल आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा। मैंने किया था एक ड्रामा था मेरा, तजदीद वफा। उसमें मैंने एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है वो कैरेक्टर किया था, जो कि घर में भी बड़ी रूड है अपनी बेटी के साथ, अपने मियाँ से तो बहुत बदतमीज़ी करती है, सास के साथ भी। वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो शुरू में मैं बड़ी परेशान थी कैसे होगा। उसमें शुरू में इतनी रीटेक्स होती थी, वो कहते थे नहीं अभी भी सॉफ्टनेस आ रही है, निकालें सॉफ्टनेस निकालें। मैं कहाँ से निकालूँ? आपके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, तो आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? खैर वो बाद में फिर ज़ाहिर है प्रैक्टिस कर करके फिर वो कर लिया। अब ज़रा एक्टर हैं, ये तो होना ही था। एक्टर हैं तो फिर इतना तो करना चाहिए। तो फिर खैर कर लिया था बाद में। तो फिर मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, कहने लगे कहीं तो वो सीख कर ही ना आ जाना घर में। अच्छा, ये कभी हुआ किसी एक प्रोजेक्ट के दौरान कभी आपने कोई ऐसी बात की हो घर में तो आपके हस्बैंड ने कहा ये ड्रामे वाला किरदार उधर रख के आओ? अब नहीं होता, मगर जब पहले होता था कि जब हम एक ड्रामा करते थे एक वक्त में, तो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा तारी हो जाता था कैरेक्टर जो था ना।
मैं उसी कैरेक्टर में रहना शुरू कर देती थी फिर तो घर में भी वही कैरेक्टर चल रहा होता था, तो फिर मुझे बार बार याद दहानी कराई जाती थी कि तुम वो नहीं हो। अच्छा वो मियाँ की तरफ से ज्यादा होगा ना कि बेगम तुम मेरी बेगम बन के घर में आओ। ऐसे बड़े मज़े का एक मुझे लतीफ़ा याद आया कि एक दफ़ा मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनके घर हम गए, तो उनकी छोटी बेटी अब तो बहुत बड़ी हो गई है, जब उस वक्त छोटी सी थी, तो उसने दरवाज़ा खोला और कहने लगी अब अब्बू वो आए हैं, आप नहीं अम्मी वो आई हैं लैला ज़ुबैरी अपने पुराने वाले मियाँ के साथ। माय गुडनेस, पुराने वाले मियाँ, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा जाहिर है। वो देखती हूँ ना मियाँ है और ड्रामे में आज पुराने वाले के साथ, पुराने वाले के साथ आज इसको याद करवाती है उस बच्ची को आज यार। हाँ, तो वो माशाल्लाह पढ़ा रही है यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसको याद दिलाती हूँ, तो वह बड़ा हंसती है। ओ अल्लाह, वाकई देखिए वो कैरेक्टर में कहते हैं ना घर में ब्रच बसने लगता है, लोग भूल जाते हैं कि रियल लाइफ जो उनकी अपनी भी लाइफ है, अपने कोई रिश्ते नाते हैं वो उनके, बड़ी डिफरेंट है। अच्छा आप पार्टनर का सपोर्टिव होना कितना इम्पोर्टेंट है मेरे इस ख्याल पूरी से उसके बगैर काम हो ही नहीं सकता, बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मेरी नेचर है कि मैं लड़ झगड़ के कोई काम नहीं कर सकती, घर का माहौल ख़राब करके, तो अगर मुझे हस्बैंड की सपोर्ट ना होती तो मैं कभी भी ये काम ना करती। मैं कहती हूँ कि वो बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए, उन्होंने बहुत मेरे लिए स्टैंड भी लिया। पहले शुरू में मेरे इन-लॉज़ को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था जब मैंने काम शुरू किया, तो नेचुरली फैमिली में कोई भी नहीं था, तो उनके लिए एक डिफरेंट सी बात थी, तो उन्हें ज़रा मुश्किल लगता था। मेरे जो ससुर थे बहुत 5 वक्ता नमाज़ी, कहते थे मैं मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता हूँ, वहाँ पे लोग मुझे ये ना कहें कि तुम्हारी बहू टीवी पे आती है। तो मगर मेरे हस्बैंड ने जो है बहुत स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं वो कुछ गलत नहीं कर रही, मुझे पता है, मैं देखता हूँ, खुद देख कर आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत रिस्पेक्ट मिली है मुझे हमेशा। तो ये कि उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, अभी भी है, अभी भी मतलब अगर कोई मुझे प्रोजेक्ट मिलता है, कभी मैं थोड़ी सी हो भी जाऊँ कि मैं करूँ कि ना करूँ, कि कर लो और क्या करना है मैं कर लो, कर लेती हूँ। अच्छा एक्सेप्टेंस कितने टाइम के बाद आई, जिस तरह ससुर कितने टाइम बाद मान वाकई? गए? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अमूमन भी हम देख रहे होते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है जब पहला बंदा कोई पहला काम नया काम फैमिली में स्टार्ट करता है। हाँ असल में मुझे अपने पेरेंट्स की तो सपोर्ट थी। पेरेंट्स क्योंकि मेरे फादर का ताल्लुक रेडियो से था तो उनके लिए तो एक्सेप्टेबल था, मगर इन लॉज के लिए ज़ाहिर एक नई बात थी, तो उनको थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगा था। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि कब उन लोगों को ठीक लग रहा है, मगर मुझे पता इस तरह से चला कि मेरी मदर इन लॉ जो थी, तो अल्लाह ताला उन्हें करी के रहमत करे, तो एक दफ़ा ये हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उनके घर गई थी, ऊपर कमरे में लेटी हुई थी, तो उन्होंने सर्वेंट को भेजा कि उनको बुला के लाओ, कोई मेहमान आए हैं। तो उनके कोई पुराने नेबर्स आए थे मिलने के लिए, तो मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मैं चली गई, जब जा रही थी मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, तो मैंने सुना वो अपने उनसे कह रही थी पता है तुम्हें आजकल इसका फलां वाला ड्रामा चल रहा है और ये वो ना, फिर मैं जैसे उतर के गई ये है मेरी बहू लैला ज़ुबैरी। A proud moment for us, सास जी। माशाल्लाह। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये मेरे ड्रामे भी देखती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके देखिए, जब आप इज्जत से अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो मनवाते हैं acceptance अपने आप को। मनवा लेते हो, मनवाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी जो दोनों नंदे हैं वो बात शुरू में मुझे ये कहती थी देखो बच्चियों की शादियों की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर तुम छोड़ दो, ये वो उन्होंने शुरू में कहा। फिर बाद में ना वो हर एक को बताती थी कि हम तो इतने प्राउड हैं, उन्होंने इसने बच्चियों की इतना अच्छी परवरिश की है माशाल्लाह से, और इसने टाइम दिया है घर को भी और सबको, तो वो लोग भी खुद इस बात को बहुत। और बेटियों के रिश्तों के वक्त कभी किसी ने ये बात की, जिस तरह बहुत पहले आपसे कहा कि मसले होंगे, ये उस वक्त किसी ने? अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने यही कहा, जब उन्होंने कहा ना, तो उन्होंने कहा अगर कोई ऐसे लोग होंगे ना जो इस तरह की बात करेंगे तो हम उनसे करेंगे ही नहीं, मैं अपनी बच्चों को ऐसे का भेजूंगा ही नहीं। मेरा ख्याल है ये तो एक आसानी भी हो जाती है कि अगले लोगों को पहचानने में आपको वक्त नहीं लगता, आपको फौरन पता चल जाता है कि यहाँ करना है रिश्ता या नहीं करना। ये आसानी हो जाती है। अच्छा बच्चियाँ क्यों नहीं आगे आई आपकी एक्टिंग में? बल्कि पहले ड्रामे में तो बेटी आपकी हालांकि बहुत छोटी थी। हाँ मतलब उसी की वजह से समझो कि मैं आई थी, क्योंकि उन्हें बच्ची की ज़रूरत थी, तो वो हमारे घर काजिम पाशा बच्ची के लिए आए थे। जब वो मुझसे मिले तो उन्हें पता चला कि मैं भी वहाँ पे हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे भी लिया था, तो उसमें मेरे साथ ही उसने काम किया था। उसको पीटीवी अवार्ड मिला था, छोटी सी थी जब 5 साल की। छोटी वाली बेटी तानिया जो है, और आपकी कॉपी है बिल्कुल। हाँ मगर शौक़ नहीं हुआ उन लोगों को, खुद बाद में ऑफ़र भी हुआ, मगर उन लोगों को दोनों को शौक़ नहीं हुआ। आपकी ख्वाहिश थी कि बच्चे आए?
मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, मगर ये था कि अगर आ जाते तो मुझे कोई उसमें मसला नहीं था। ओके, अब जो अभी नए एक्टर्स आए हैं, क्या उनमें ये मसला है कि टाइम पर नहीं आते? क्या उनमें ये मसला है कि सही मेहनत नहीं करते, स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ते? हाँ, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि सामने रखा होता है नीचे स्क्रिप्ट और बस। हाँ, ये जो आजकल की जो हमारी जनरेशन है उसमें है थोड़े से मसाइल, कुछ अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी प्रोफेशनल हैं कुछ लोग, मगर कुछ लोगों के साथ मुझे ये शिकायत होती है कि इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं होता उनमें। एक तो उनको ये लगता है कि आजकल जो यंग लड़कियां हैं ख़ास तौर से, उनको ये होता है कि हम अगर थोड़े से टेंट्रम्स दिखाएंगे, हम लेट आएंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, हमें कोई हीरोइन समझेगा, और अगर हम बिल्कुल ही हो जाएंगे तो हमें कोई अहमियत नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी बहुत सी लड़कियां करती हैं, यानी अभी कुछ बनी नहीं होती, कोई उनका नाम नहीं होता, मगर उनके टेंट्रम्स देखने वाले होते हैं। मैं देख देख के हैरान हो रही होती हूँ कि मुझे 40 साल हो गए, मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं की कि जैसे इस तरह की कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ खानी है, जब तक वो नहीं आएगी मैं सीन नहीं करूँगी। ऐसा होता है? ऐसा भी होता है। ऐसा होता है सेट्स पे, ऐसा होता है। ये फलाना मेरी मेकअप सीट पे क्यों बैठ गया, वो तो मेरे लिए डेडिकेटेड है, हालांकि वो एक सेट का मेकअप सीट है। और इस तरह भी हुआ है कि जैसे मैं मेकअप पे बैठी हुई हूँ और एक आई हैं और कह रही हैं मैं हीरोइन हूँ, मेरा मेकअप पहले करो। मतलब मुझे डायरेक्ट तो नहीं कह रही, मगर मेकअप आर्टिस्ट को कह रही हैं। अंदाजा हो जाता है ना। अंदाजा हो अच्छा, और जाता है कि सीनियर क्या की चाह रही तमीज़ ही हैं। नहीं है, सीनियर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई नहीं, वो कोई नहीं। और अगर आप उनको कुछ बताने की कोशिश भी करते तो वो सुनते भी नहीं। आप आई एम श्योर आप बताती भी नहीं होंगी, क्योंकि नहीं मैं नहीं कोई बताती। जरूरत नहीं है बर्बाद अपनी करने एनर्जी और की। टाइम क्या इंसान ऐसे लोगों पे बर्बाद कि करे। वैसे भी अपने अम्मा बाप ने नहीं सिखाया तो अब कौन हम क्या सिखाएंगे? ऑन स्क्रीन माँ बाप कैसे आप कितना सिखा लेंगे आपको? अच्छा आपा, जो वाकई ज़बरदस्त हमारी एक्ट्रेसेस हैं, जो एक्टर्स हैं, आपने देखा होगा वो वक्त की भी पाबंदी करते हैं, वो हम्बल भी हैं, उनका काम भी बताता है, क्योंकि उनको वो अपने नजर काम आता है से स्क्रीन जानी पे। जाती हैं। स्क्रीन पे नजर आता है। वो एग्जैक्टली वो अपने काम से जानी जाती हैं, वो अपने टेंट्रम से जानी नहीं जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। So, ये और तो- ऐसे जो टेंट्रम्स वगैरह दिखाती है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और ये हमने देखा ऐसी है, बात है, और ये हमने हमने देखा भी देखा है। है। यस, ये हमने देखा भी अच्छा, है। अब अक्सर लोग हमें बता रहे होते हैं, जैसे सज्जल हैं, माहिरा हैं, अब मतलब आप यू नेम इट, हमारी और भी बहुत ज़बरदस्त हमारी स्टार्स जो वाकई स्टार्स हैं, हाँ, वो यमुना है। यमुना है। मतलब यमुना की तो मैं वाकई हैरान हुई थी, मैं उनके साथ प्ले कर रही थी, तो मैं तो टाइम पे जाती थी, वो टाइम से पहले पहुंची भी होती थी पहले। वाओ, हालांकि शी इज अ बड़ी स्टार, मुझे देखिए हैरत होती थी। और सबा का भी सुना है वो टाइम हाँ, सबा का भी बिल्कुल मतलब पंक्चुअल ये लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और वो पता भी चलता है, देखो इसीलिए आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। एग्जैक्टली। आप आज का एक नया जो शुजा की मैं बात करूं, क्योंकि आपने तमन्नी नील भी की है, शुजा हमें हर ड्रामे में माशाल्लाह नजर भी आ रहे हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद हिम? बहुत स्वीट है, बहुत Sweet है। अच्छा बच्चा है। हाँ, ओके, जैसा बोलता है स्वीट से वैसे ही है। वैसे ही है। हाँ, बहुत अच्छा है। दैट्स और नाइस। सहर बहुत अच्छी सहर है इज आल्सो वेरी गुड। और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो, मतलब वो Yes. बहुत ऊपर जाएगी। अच्छा, सहर की तो एनर्जी लिटरली हम अगर देख रहे हैं स्क्रीन पे तो वो एनर्जी आप अपने अंदर फील करना बहुत शुरू करते एनर्जी हैं। माशाल्लाह, वो I don't know, सेट वो- पे भी वैसी रहती है। वो बिल्कुल ऐसे लगता है एक पटाखा नहीं होता है, हाँ। मैजिक, जो कि थ्रू आउट वो कंटेजियस से उसकी शुरली, हंसी शुरली, एनर्जी। हाँ, मैं भी कहने लगी थी शुरली। That's the right बिल्कुल word. ऐसे ही है, तो उसके होते हुए सब बड़े खुश खुश रहते होते हैं। हैं। Exactly. अब मजाक चल रहा है, हंसी मजाक, मजा आता है फिर ऐसे लोगों के साथ काम करने में। That's great, केमिस्ट्री आपा। भी अच्छी हो जाती Yes, है आप आपकी। जब तक एंजॉय नहीं करेंगे कैसे मजा आएगा? हमारा काम है ऐसा ऐसा है। मुश्किल है ना कि टाइमिंग्स हमारे बहुत लंबे होते हैं, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, बिल्कुल और ऐसे कभी ही है। उससे भी लंबे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर उसमें बीच में ये हंसी मजाक और ये गपशप और ये ना तो हो आपकी प्रोडक्टिविटी हर्ट हो जाती है, तो वो आप नहीं कर बहुत फर्क पाएंगे। पड़ता है उससे ना, बहुत। आपस और से- अगर आपकी केमिस्ट्री ना हो अपने साथ वाले एक्टर से, तो वो भी स्क्रीन पे नजर आ नजर रहा आ होता जाती है। है। क्लियरली दिख रही होती है वो तो ऑडियंस, मतलब एज एन ऑडियंस हम हाँ, नजर बता आ सक जाती रहे है। होते हैं अक्सर बिल्कुल। के अब जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का कैरेक्टर आप कर रहे हैं और पता चले कि हस्बैंड जो है वो एक सड़े हुए बैठे हुए हैं, उनसे कोई बात ही नहीं आप वो कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आप सीन करने लगते हैं तो आप एक रिलक्टेंस आपके अंदर आ जाती है। नेचुरली आ जाती है, आप नहीं बात कर पाते। हाँ। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका जो करके पछताई हो कि नहीं करना चाहिए था? हाँ, एक मैंने प्रोजेक्ट ऐसा किया था जो बहुत अच्छा हो सकता था, मगर वो इतना अच्छा हुआ नहीं था, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। और वो मेरा एक लिहाज से कम बैक था, क्योंकि बीच में मैंने 2-3 साल नहीं किया था काम। उसके बाद में जब दोबारा आई थी तो पीटीवी का इस्लामाबाद का ही पहला प्ले था जो मेरा आने के बाद था, रावल जुगनी उसका नाम था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, उसमें मेरा कैरेक्टर भी जुगनी का था, मेन कैरेक्टर था, तो बहुत अच्छा वो ड्रामा था, मगर उसको थोड़ा सा वो ख़राब हो गया इस वजह से कि जो रावल का कैरेक्टर कर रहे थे एक्टर, वो बहुत बिज़ी थे उन दिनों, और वो इसलिए होता ये था कि वो अपना काम करके चले जाते थे, फिर मैं जो सारे रोमांटिक डायलॉग्स डायरेक्टर का हाथ देख के बोल रही होती थी।
और कितना मुश्किल काम है। जुगनी और रावल जुगनी कितने रोमांटिक डायलॉग। उसके अलावा उन्होंने ये किया था कि उन्होंने जुगनी को काला कर दिया था। उन्होंने कहा वो तो काली थी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल काला रंग कर दिया था उसका। और वो पसीना आता था उस ज़माने में, वो बहुत ही ह्यूमिड टाइम था। और उन्होंने एक पूरा शहर आबाद किया हुआ था, तो वहाँ पे हमारी शूट हो रही थी, तो वो पसीने से उतर जाता था रंग, वो तो गोरा रंग वापस आता था अंदर से रंग निकल आता था, फिर वो बार बार वो करना पड़ता था। फिर वो कपड़े उसके जो बनाए थे उन्होंने, इतने बुरे वो कपड़े थे जी, उसमें चौकोर से लगा। आज वैसे जाके हम देखेंगे, हाँ, we will watch that हो as सकता well. है यूट्यूब पे वो आके देखें। तो वो ड्रामा मुझे बाद में अफसोस हुआ कि मैंने क्यों कर लिया, वो इतना मज़े का नहीं था। ड्रामा बहुत अच्छा था, मगर वो हो और सकता बेहतर था, हो बहुत सकता अच्छा था। हो सकता और ये था। बट अच्छी रियलाइजेशन होती है आपको कि एक चीज थी जो कि और बेहतर हो सकती थी, हो सकती आप थी। उसमें और बेहतर कर सकते थे, कोई और उसमें और बेहतर कर हाँ, सकता था, तो ये बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात होती है। आपको कोई मैसेज जो हमारे सुनने वालों को देना चाहेंगे फ्रॉम द सेट? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये रमज़ान का महीना है, और इस महीने में हमें सिर्फ ये मकसद नहीं है रोज़े का कि हम सिर्फ भूखे रहें और प्यासे रहें। इसमें हमें अपने उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो कि आम दिनों में भी जिनको हमारी तरह खाना पीना मैसर नहीं आता, तो हमें उनका एहसास करना है। बेसिकली ये जो रोज़े हैं ये उनका एहसास करने के लिए ही हैं। बेशक। तो इसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बेतहाशा ठूस लें सहरी में और इफ्तारी में, बल्कि हमें इतना खाएं कि हम दिन में हमें भूख भी लगे, प्यास भी लगे, ताकि हमें उन लोगों का एहसास हो सके। तो और वाकई एहसास के साथ साथ हम उनका ख्याल भी करें, बहुत एक्स्ट्रा खूबसूरत ख्याल करें इस महीने में। बहुत प्यारा था आपका, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। हंसती मुस्कुराती रहे, इसी तरह से एवरग्रीन रहें, ग्रेसफुल रहें, छाती रहे मजीद। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा शो हमेशा किया। आपके सामने एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो Thank मच। you so much. स्टे ब्लेस्ड आपा। हम लेंगे आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।